आज का लेसन है 15वां। पृथ्वी पर जीवन। पृथ्वी पर जीवन कैसे है? जीवों का, पौधों का, जीव जंतुओं का, समुद्र में, स्थल और महासागरीय भागों में किस प्रकार का जीवन है वो हमें देखने को मिलता है। और उसको प्रभावित करने वाले तत्व कौन से हैं? जैसे सूर्य है, वनस्पति है, जैव विविधता है, मृदा है, चट्टानें हैं, खनिज है, लवण है। फिर उसी के आधार पर हम देखते हैं कि जीवों का बंटवारा कैसे है, कि भूमध्य सागर पर कैसे है, भूमध्य रेखा पर कैसे है, भूमध्य सागरीय भागों में कैसे है, महासागरों की गहराई तक एक्स वाई जेड जितने भी है, प्रवाल है, द्वीप है, एटोल है, और विश्व के महत्वपूर्ण जो हॉटस्पॉट क्षेत्रों में जिनका वर्णन किया जाता है ज्यादातर उनमें देखते हैं उन पर किन किन प्रभावों का प्रभाव पड़ता है। जैसे तापमान है, आर्द्रता है, सूर्य का प्रकाश है, किन किन जीवों के घटकों को प्रभावित करते हैं। वही थोड़ा सा यही है कि जीवन से संबंधित है। पृथ्वी पर जीवन इस पुस्तक में विभिन्न अध्यायों में, जैसे हमने पीछे पढ़े थे उन्हीं की बात कर रहे हैं। इस पुस्तक के विभिन्न अध्यायों में अब तक आप पर्यावरण के 3 प्रमुख परिमंडल, स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल के विषय में जान चुके हैं। आप जानते हैं कि पृथ्वी पर रहने वाले सभी जीवधारी जो मिलकर जैवमंडल का, बायोस्फीयर का बनाते हैं, सभी मिलकर बायोस्फीयर बनाते हैं। ये वैसे पर्यावरण सर के पृथ्वी पर मुख्य हाँ परिमंडल जी, हाँ 4 जी। है ना? कौन से? वो जीव मंडल वाला स्थलमंडल? और कौन सा? जीव मंडल। तो वो स्थल मंडल है, ये परिमंडलों की बात कर रहा है। तो आगे तो ये कह तो रहा है ना नहीं, इसी 6th लाइन क्लास को। में ना 4 मुख्य परिमंडल बताए हैं, उसमें जीव मंडल वहां भी पर तो बता रखे बता पर तो जैव मंडल बताया। हैं। हाँ चौथा जैव मंडल की बात हो रही है क्या? हाँ सर, हाँ सर। मैं अभी इसी को बता रहा हूँ। देखो, 3 परिमंडल है, स्थल मंडल, जलमंडल और वायुमंडल के विषय में जान चुके हैं। आप जानते हैं कि पृथ्वी पर रहने वाले सभी जीवधारी जो मिलकर जैव मंडल बनाते हैं, अपना एक जैव मंडल बनाते हैं, बायोस्फीयर। ऊपर वाले में इस जैव मंडल का नाम नहीं है। जैव मंडल है कहाँ पे? या तो समुद्र में है या स्थल पर है, परंतु वो तो मिक्स है ना। तीनों का मिश्रण। हाँ, तीनों का मिश्रण है। जो कई बार एक ग्राफ नहीं बनाते कि हम तीन तीन गोले बनाते हैं, जी सर। 3 गोले बनाते हैं और तीनों गोलों को क्या है, थोड़ा थोड़ा क्रॉस कर कर बनाते हैं, और बीच में जो, समझ गए होंगे जीव आप। मंडल। यस हाँ, सर। जो बीच में तीनों को स्पर्श करता है ना, वो क्या होता है कि हाँ जैव मंडल कहलाता है। इस स्थल पर भी जैव है, समुद्र में भी है, और वायुमंडल में भी, जैसे कीट पतंग है वो भी इसी में जैव मंडल बनाते हैं। ये पर्यावरण के दूसरे मंडलों के साथ पारस्परिक क्रिया, जो दूसरे मंडल है ना उनके साथ पारस्परिक क्रिया करते हैं। जैव मंडल में पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी जो जीवित घटक शामिल है, इसमें पेड़ पौधे भी जीवित ही में आते हैं। जैव मंडल में सभी पौधे, जंतु, प्राणी, जिनमें पृथ्वी पर रहने वाले सूक्ष्म जीव भी हैं, वो भी इसमें शामिल आते हैं। और उनके चारों तरफ के पर्यावरण में पारस्परिक अंतर संबंध बना रहता है। कई बार हम छोटी क्लासों में पढ़ते थे पर्यावरण की परिभाषा क्या है। पर्यावरण मुख्यतः 2 शब्दों से मिलकर बना है, परि प्लस आवरण। तो इस प्रकार से देखते हैं कि परि मतलब चारों, और आवरण मतलब जिसको घेरे हुए। इस प्रकार की छोटी छोटी भाषाएं हम पहले पढ़ते थे छोटी क्लासों में। तो इस प्रकार से चारों ओर से अंतर संबंध बनाए रखा है। अधिकतर जीव मंडल अधिकतर है अधिकतर जीव स्थल पर ही मिलते हैं, परंतु कुछ जल और वायुमंडल में भी रहते हैं। बहुत से ऐसे जान जीव भी हैं जो एक मंडल से दूसरे मंडल में स्वतंत्र रूप से विचरण करते हैं। थोड़ा सा ऊपर का एक छोटा सा ग्राफ है। ग्राफ क्या है, बॉक्स है, उसको थोड़ा सा लेते हैं। पृथ्वी पर जीवन लगभग हर समय पाया जाता है। पृथ्वी पर जीवन है वो लगभग हर जगह पर पाया जाता है। जीवधारी विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक और समुद्री तल से हवा के कई किलोमीटर ऊंचाई तक, सूखी घाटियों में, बर्फीले जल में, जलमग्न भागों में, हजारों मीटर की गहरे स्थल जो कि भौम जल तक भी पाए जाते हैं। ठीक है, जैव मंडल में इसके घटक, नेक्स्ट लाइन से पढ़ते हैं, नेक्स्ट नेक्स्ट पैराग्राफ से। जैव मंडल और इसके घटक पर्यावरण के बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये तत्व
अन्य प्राकृतिक घटकों की, जैसे कि भूमि, जल, मिट्टी के साथ पारस्परिक क्रिया करते हैं। देखो ये ना, अगर आप इस टॉपिक को अकेला बाहर निकालोगे ना, ये किस में है, तो ये यूजीसी नेट का जो पहला पेपर है ना, उसमें बहुत ज्यादा मुख्य रूप से शामिल है, पूरा का पूरा लेसन, आगे आने वाले दोनों लेसन यूजीसी नेट के पहले पेपर में शामिल है, ये दोनों लेसन। ये वायुमंडल के तत्वों जैसे तापमान, वर्षा, आर्द्रता तथा सूर्य एवं प्रकाश से भी प्रभावित होते हैं। जैवमंडल की बात कर रही है। जैविक घटकों का, जो जैविक घटक है उनका भूमि, वायु, जल के साथ पारस्परिक आदान प्रदान ही जीवों को जीवित रखने और बढ़ाने में, विकसित होने में सहायता प्रदान करता है। असल में तो ये उन चीजों के बारे में ही बता रहा है कि असल में जीवमंडल है कहाँ पे, कहाँ कहाँ तक विस्तृत है, और उनको जीवन यापन करने के लिए किन किन चीजों पर निर्भर रहना पड़ता है। उसके बाद में पारिस्थितिकी, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पारिस्थितिकी, इकोलॉजी। समाचार पत्र व पत्रिकाओं में आप पारिस्थितिकी, पर्यावरण संबंधी समस्याओं के बारे में पढ़ते होंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि इकोलॉजी या पारिस्थितिकी क्या है? जैसा कि आप जानते हैं कि पर्यावरण जैविक व अजैविक तत्वों, थोड़ा सा अंडरलाइन करना है इसको, पर्यावरण होता है वो जैविक और अजैविक तत्वों का मेल है। यह जानना अत्यंत रोचक है कि संतुलन के लिए विभिन्न जीवधारियों का होना और बने रहना क्यों आवश्यक है। इस संतुलन के बने रहने के लिए विविध प्राणियों, जीवधारियों का एक विशेष अनुपात में, अंडरलाइन करना अनुपात को, अनुपात शब्द को, अनुपात में रहना ज्यादा जरूरी है या रहना आवश्यक है, जिसमें जैविक व अजैविक तत्वों के स्वास्थ्य अंतरक्रिया स्वस्थ अंतरक्रिया जारी रहती है। यानी कि अगर प्राथमिक जो है घटक है, द्वितीय घटक है, उनकी बढ़ोतरी, उनकी कमी और उनका अनुपात, उनकी बात में कर रहे हैं। उसके बाद में है पारिस्थितिकी, इकोलॉजी। प्रमुख रूप से जीवधारियों के जन्म, विकास, उनका वितरण, उनकी प्रवृत्ति कैसी है, और उनके प्रतिकूल अवस्थाओं में भी जीवित रहने से संबंधित है, कि वो प्रतिकूल परिस्थितियों में भी कैसे रहते हैं। जैसे एक कंगारू रेट है, वो मरुस्थल में पाया जाता है। इसके अलावा जो ऊंट है, वो भी विकट परिस्थितियों में जिंदा रहता है, तो वो कैसे जिंदा रह सकता है, तो वो उसकी एक अलग स्ट्रक्चर होता है उसका, तो उससे संबंधित है ये। पारिस्थितिकी केवल जीवधारियों, पारिस्थितिकी केवल जीवधारियों और उनके आपस में संबंध का ही अध्ययन नहीं है, बल्कि किसी विशेष क्षेत्र में किसी विशेष समूह के जीवधारियों का भूमि, जल अथवा वायु, जो अजैविक तत्वों में ऐसे अंतर संबंध में जिसमें ऊर्जा का प्रवाह, ऊर्जा होती है, जो पोषण स्तर होता है उसमें 10% ऊर्जा का नियम लगता है, और इसकी जिक्र आगे आएगा तो देख लेंगे। ऊर्जा का प्रवाह है वह पोषण श्रृंखला स्पष्ट रूप से समायोजित हो, उसे ही परितंत्र या इकोलॉजिकल सिस्टम कहते हैं। पारिस्थितिकी के संदर्भ में आवास, हैबिटाट, जहां पर कोई जीव रहता है वो उसका आवास होता है, इंग्लिश में उसको हैबिटाट कहते हैं। पर्यावरण के भौतिक व रासायनिक कारकों का योग है। हैबिटाट उसका क्या है? पर्यावरण के भौतिक और रासायनिक तत्वों का या कारकों का योग है। विभिन्न प्रकार के पर्यावरण या विभिन्न परिस्थितियों में भी भिन्न प्रकार के पारिस्थितिक तंत्र पाए जाते हैं, जहां अलग अलग प्रकार के पौधे, जीव जंतु का विकास होता है, तो इस पर्यावरण के समस्त पर्यावरण के अभ्यस्त हो जाते हैं। इस प्रकार का पारिस्थितिक संतुलन इकोलॉजिकल एडेप्टेशन कहलाता है। जैसे मरुस्थल में रहने वाले जीवों ने, यहाँ के पौधों ने, बल्कि इसके विपरीत एक और होता है कि शीत प्रदेशों में रहने वाले जीवों ने और रेंडियर वगैरह ने, तो वहां पर रहने के लिए वो उनका जो स्ट्रक्चर है ना, उन्होंने वहां पर रहने के वो अभ्यस्त हो चुके हैं, तो उनका उसी के प्रकार से उनका विकास है, उनके पैरों का विकास है, उनके शरीर की संरचना है, उनके शरीर के ऊपर बाल है ठंड से बचने के लिए। इसके अलावा जो रेगिस्तान में पाए जाने वाला ऊंट है, तो वो कुबड़ है, जो पानी को ज्यादा स्टोरेज करता है, वसा का एक अच्छा स्रोत भी होता है, तो इस कारण से। आगे वाला जो जो बॉक्स में लिखा हुआ है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष से कई बार पूछा जाता है परीक्षाओं में। इकोलॉजी, पारिस्थितिकी। इकोलॉजी शब्द है ग्रीक भाषा का, अंडरलाइन कर लेना, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है। ग्रीक भाषा के दो शब्दों से बना है, ओकियोस, ओइकोस, ओइकोस या आइकोस, आइकोस और लॉजी।
से मिलकर बना है। आइकोस से संबंधित, आइकोस का शाब्दिक अर्थ होता है घर, और लॉजिक का अर्थ होता है विज्ञान या फिर अध्ययन करना, उससे संबंधित है किसी घर का या किसी क्षेत्र का अध्ययन करना। तो शब्दानुसार इकोलॉजी पृथ्वी पर किस पर बात कर रहा है? पृथ्वी पर पौधे, मनुष्य, जीव जंतुओं और सूक्ष्म जीवों के घर के रूप में अध्ययन करता है। जीवों को किसके घर के रूप में? जीवों के घर के रूप में किसका अध्ययन करता है? पृथ्वी का अध्ययन करता है। वो कहता है कि सभी जीवों का घर है कौन? पृथ्वी। एक दूसरे पर आश्रित होने का कारण ही है, एक दूसरे कारण ही एक साथ रहते हैं। जर्मन प्राणी शास्त्री, थोड़ा सा ध्यान रखना, जर्मनी का एक प्राणी शास्त्री अर्नेस्ट हैकल, अर्नेस्ट हैकल, इसने सर्वप्रथम क्या किया था? 1800 कितना है ये, 69 है ये, 1869 में इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था। दिया किसने था? अगर किसी को पता है क्या, ये ऑप्शन हो तो मैं बता दो। सर इकोलॉजी शब्द किसने दिया था? हैकल हैकल ने दिया था सर, अर्नेस्ट हैकल ने। अच्छा, इसमें तो थोड़ा सा ने प्रयोग की शब्द बात, दिया था। शब्द का प्रयोग किया इकोसिस्टम है है। वो अलग सर, ये इसी ने दिया था, हैकल नहीं दिया था। शब्द अच्छा, हैकल ने वो दिया, वो अलग इससे इकोसिस्टम है। संबंधित देखो इजिप्ट पिछले भी है। हाँ हाँ, वो एक तो इकोलॉजी बता रहे हैं, एक इकोसिस्टम है, वो दोनों है। सिस्टम में तो वो सारा का सारा पारिस्थितिकी तंत्र आ जाता है, तो वो तंत्र वाला चीज अलग है और ये इकोलॉजी अलग है। हम्म। उसके बाद में पारिस्थितिकी ज्ञाता के रूप में जानते हैं किसको? अर्नेस्ट हैकल को। कहाँ का था ये? जर्मनी का था। थोड़ा सा ये ध्यान रखना, सना वगैरह आए तो ठीक है, नहीं तो नाम तो जरूरी याद रखें। उसके बाद में पारिस्थितिकी ज्ञाता के रूप में जानते हैं जीवधारियों के, जो जीवधारी जैविक और अजैविक भौतिक पर्यावरण के घटकों के पारस्परिक संपर्क के अध्ययन को ही पारिस्थितिकी विज्ञान कहलाता है। या जैविक और अजैविक घटकों के पारस्परिक जो संपर्क पाए जाते हैं ना। जैविक कौन से होते हैं? जैविक तो होते हैं जो जिनमें जीवन होता है। अजैविक कौन से होते हैं? जिनमें जीवन नहीं होता। चट्टान वगैरह, कौन से? चट्टान मृदा वगैरह। हाँ, मृदा वगैरह। क्योंकि एक जीव जंतु है, जैसे एक पौधा है, वो जैविक है, परंतु वो जी सर। पनपेगा कहाँ पे? अजैविक पदार्थों पर पनपेगा, जैसे चट्टान है, मृदा है, उससे में मिलने वाले खनिज तत्व हैं, उन पर पनपेगा। अतः जीवधारियों का आपस में व उनका भौतिक पर्यावरण के अंतर संबंधों का वैज्ञानिक अध्ययन ही पारिस्थितिकी कहलाता है। पारिस्थितिक इकोलॉजी। उसके बाद में है परितंत्र, टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। यहाँ सिस्टम की बात हो रही है। टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। पारितंत्र मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, स्थलीय पारितंत्र, टेरेस्ट्रियल, तथा जलीय पारिस्थितिक तंत्र, एक्वेस्टिक। जैसे होता है ना, एक्वागार्ड आती है, तो उस कारण एक्वेस्टिक पारितंत्र। स्थलीय परितंत्र को पुनः, स्थलीय तंत्र को या स्थलीय परितंत्र को पुनः दोबारा से बायोम में विभक्त किया जाता है। तो ये सब पूछा जा सकता है भी बायोम किसका उदाहरण है, तो वो स्थलीय परितंत्र का है, केवल स्तर पर ही पाया जाता है, किया जाता है। तथा बायोम पौधे व प्राणियों का एक समुदाय है। पौधे एवं प्राणियों का, इसमें तो बायोम में क्या होंगे? पौधे भी होंगे और प्राणी भी होंगे। प्राणियों में छोटे जीव भी हो सकते हैं, मनुष्य भी हो सकते हैं, कीट पतंगे भी हो सकती है। तो ये पौधे एवं प्राणियों का एक समुदाय है जो एक बड़े भौगोलिक क्षेत्र पर पाया जाता है। थोड़ा बड़े बड़े शब्द को ध्यान रखना, छोटे भाग में नहीं है, एक बड़े भागों में पाया जाता है। पृथ्वी पर विभिन्न बायोम की सीमा का निर्धारण जलवायु व अपक्षय संबंधी तत्व करते हैं। बायोम का जो निर्धारण है वो कौन करते हैं? जलवायु व अपक्षय संबंधी कारक या तत्व करते हैं। ये थोड़ा डायग्राम है, ये थोड़ा सा पढ़ लें, उसको फिर देखते हैं। अतः विशेष परिस्थितियों में पादप व जंतुओं के बीच, कौन सी परिस्थितियां? विशेष ही कोई परिस्थितियां हैं। तो अतः विशेष परिस्थितियों में पादप व जंतुओं के अंतर संबंधों के कुल योग का, यानी कि टोटल, को बायोम कहा जाता है। इसमें वर्षा, तापमान, आर्द्रता, मिट्टी संबंधी अवयव भी शामिल है। संसार के कुछ परितंत्र, वन है, घास है, मरुस्थल है, टुंड्रा प्रदेश है, ये परितंत्र है ये।
जहाँ पर अलग अलग प्रकार के अलग अलग जीव जंतु और वहाँ की स्ट्रक्चर के अनुसार रहते हैं। जलीय परितंत्र में को समुद्री परितंत्र या ताजे जल के परितंत्र में भी बांटा जा सकता है। यानी कि जलीय परितंत्र को दो भागों में बांटा है, या एक तो ये कह सकते हो कि मीठे जल का परितंत्र, और एक ये कह सकते हो खारे जल का। दूसरा ये भी कह सकते हैं कि समुद्री परितंत्र और ताजे जल का परितंत्र, झीलों का परितंत्र। उसके बाद में ये कहा है कि समुद्री परितंत्र में महासागरीय ज्वार, नद मुख, प्रवाल भित्ति, कोरल रीफ, उसके अलावा परितंत्र भी शामिल होते हैं। ताजे जल में परितंत्र में झीलें, तालाब, सरिता, कच्छ, उसके बाद में दलदल आदि शामिल होते हैं। तो थोड़ा सा यहाँ डिवाइडेशन है इन चीज़ों का, ये असल में कौन सी चीज़ किस में शामिल है। तो दो को शामिल करके तीसरा खारे जल की अगर शामिल कर दे तो थोड़ा सा ध्यान रखना है अवेयरनेस के लिए। चलो इसमें थोड़ा सा पहले वाला मानचित्र देख लेते हैं। सबसे पहले उन्होंने दर्शा रखा है सूर्य को। सूर्य से हमें क्या मिलती है? सौर ऊर्जा मिलती है। और मिलती किसको है? ये हरित हरे पादप को। पद को। हरी पादप को। और वो असल में है चीज क्या? जो पादप होते हैं ना, वो प्राथमिक उत्पादक होते हैं, क्योंकि वो प्रथम ही उत्पादन है उसका। या तो उस पौधे को मनुष्य खाएगा, या उसको जीव जंतु खाएंगे, या फिर कीट पतंगे हैं जितने भी हैं, जैसे टीडी है, कुछ भी है, या फिर हिरण वगैरह है, वो खाएंगे। तो वो उपभोक्ता न होकर वो उत्पादक है। थोड़ा सा याद रखना है कि पादप क्या होते हैं? उत्पादक होते हैं। परंतु इन उत्पादकों का जो भक्षण करता है ना पहली बार, वो होता है प्राथमिक उत्पादक। ठीक है। इसी के साथ में जस्ट इसके नीचे वाला और पढ़ लेते हैं। जो पादप होते हैं ना, वो अपने पोषक तत्व कहाँ से ग्रहण करता है? वो मृदा से करता है। और मृदा जैविक है या अजैविक है? ऐसे भी। मृदा अजैविक है। और इसके अलावा मृदा, चलो उल्टा हो जाए, आगे बढ़ जाएगा अगर तो आप देश को, तो इसका वो नवीकरणीय है अनवीकरणीय मृदा? मृदा नवीकरणीय। मृदा अनवीकरणीय है। सर देखो अपने यहाँ तो मनुष्य के, बहुत है। नहीं नहीं, यही तो मैं कह रहा था ना, यहाँ बहुत ही बड़ी कंफ्यूजिंग है। हम मानते हैं, हमें लगता है कि मृदा नवीकरणीय है, परंतु नवीकरण नहीं है। क्योंकि जब तक मानव इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा ना, तब तक मृदा खुद अपने आप में ना सक्षम नहीं है। और अगर सक्षम भी है तो बहुत ज्यादा टाइम पीरियड लगेगा उसको। जैसे किसी चारकोल या फिर किसी प्रदूषक के कारण कहाँ की मृदा अगर वो प्रदूषित हो गई, तो वो दोबारा रिन्यूअल कैसे होगी? वो नहीं हो पाएगी, करोड़ों वर्ष लग जाएंगे उसको। तो वो अनवीकरणीय है। अब देखो प्राथमिक उत्पादक है ना, उसको जो, या फिर उत्पादक है ना, उनको क्या खाएंगे? प्राथमिक उपभोक्ता खाएंगे। और वो कैसे होंगे प्राथमिक उपभोक्ता? शाकाहारी होंगे। शाकाहारी। जैसे हिरण बकरी शाकाहारी, वगैरह सब। हाँ। इसके अलावा पौधों को और कौन खाता है? मृत अवशेष खाते हैं पौधों को। वो तो मृत सर अवशेष अपघटक कैसे? नहीं होंगे क्या लास्ट में? अरे उसी को तो कहा है ना, मृत अवशेष के नीचे देखो तीर का निशान लगाकर वो क्या कह रहे हैं। कई बार मृत अवशेष भी खा लेते हैं। हाँ। इसके अलावा जो अपघटक होते हैं ना, वो भी सीधे खा लेते हैं। जैसे दीमक है, दीमक किसको खाती है? लकड़ी को खाती है। और कौन सी लकड़ी को खाती है? वो सूखी लकड़ी को खाती है। जी। पर दीमक को मरी कौन हुई। खाता है? हाँ, तो इस प्रकार से वो अपघटक के रूप में आ जाते हैं। उसके बाद में प्राथमिक उपभोक्ता को कौन कौन लेता है? वो होता है द्वितीयक उपभोक्ता। और द्वितीय उपभोक्ता हमेशा ही क्या होते हैं? मांसाहारी होते हैं। मांसाहारी। मांसाहारी होते हैं। और मांसाहारी को कौन, द्वितीय को कौन उपभोग करता है? वो तृतीय उपभोक्ता करते हैं, वो जो शीर्ष मांसाहारी होते हैं। इसके साथ में एक शब्द लगेगा, शीर्ष मांसाहारी। शीर्ष मांसाहारी को मृत अवशेषक भी खाते हैं। द्वितीय उपभोक्ता को भी शीर्ष जो मृत अवशेषक हैं वो खाते हैं। और मृत अवशेषकों को अंत में कौन खाता है? अपघटक खाते हैं। तो कोई बता सकता है कि अपघटक में कौन कौन से आते हैं? एक तो सर आती है दिमक, चिंटी। चींटियां। और कौन होगा? बैक्टीरिया, सूक्ष्म जीव। हम्म बैक्टीरिया, सूक्ष्म जीव। और इसके अलावा मृत अवशेष अवशेष में कौन कौन से आते हैं? कोई एक नाम। जैसे कि कौआ, गिरद वगैरह है वो। अच्छा, एक और है, थोड़ी सी एक और समस्या आ जाती है। जैसे कुत्ता सर्वाहारी होता है या मांसाहारी होता है? सर्वाहारी। कुत्ता सर्वाहारी होता है।
इसके अलावा इंसान भी तो मोर, सर्वहारी है सर। मोर होता है ना, मोर, हाँ। वो शाकाहारी होता है या मांसाहारी मांसाहारी होता है? शायद मोर। से, दोनों होना चाहिए। हाँ दोनों और होते हैं। कभी आपने देखा होगा कि मोर आपके छत पर दाना चुगने आता है, बिल्कुल। पर उसके अलावा वो जंगल में अगर कोई छोटी बिगड़ी छिपकली वगैरह या फिर सांप का कोई छोटा बच्चा या मेंढक वगैरह मिल जाए तो उसको भी सफाचट कर सांप, देता है। सांप को भी खा जाते हैं क्या मोर? हाँ खा, सांप को तो बड़े चाव से खाता है वो, मतलब जैसे केक काटते हैं ना हाँ वैसे काट कैसे खाता है वो, उतने चाव से खाता है। सर, इसके एक बात अलावा बताओ, जैसे मकड़ी है वो मांसाहारी होगी या शाकाहारी? कौन सी मकड़ी? क्या मकड़ी मकड़ी मेरे मकड़ी। हिसाब से मांसाहारी होती है, वो छोटे कीट पतंगों को अपने जाल में फंसाती है। हाँ, वो चींटी मक्खियों को खाती है ना, इसलिए पूछ रही। हाँ हाँ, एक तो हो गया। इसके अलावा बगुला होता है, वो कैसा होता है? वो मांसाहारी होता है। वो मांसाहारी। मांसाहारी होता है, हमेशा पानी में बैठा रहता है और अपने एक टांग को उठाए रखता तपस्या है। शिकार करता है। की तलाश में रहता है। बेकार। तपस्या करता है। ठीक है, तो ये थोड़ा थोड़े ना शब्द है नॉर्मल नॉर्मल से, आपको ये थोड़ा व्यवहारिक रूप से पता होना चाहिए। असल में वो व्यवहारिक नॉलेज ही देना चाहता है। अगर वो डीपली नॉलेज देना चाहता तो यहाँ पर न जाने कितने सूत्रों की बात कर चुका होता आपको। जी सर। उसके बाद में है परितंत्र का कार्य प्रणाली कैसे कार्य करती है, या फिर उसका स्ट्रक्चर कहता है, स्ट्रक्चर एंड द फंक्शन ऑफ द इकोसिस्टम। परितंत्र की संरचना में वहां उपलब्ध पौधे व जंतुओं की प्रजातियों, यहाँ पर जंतुओं का संख्या की बात नहीं कर रहा, वहां पर प्रजातियों की बात कर रहा है ये, कि कितने टाइप्स ऑफ जीव रह रहे हैं वहां पे। प्रजातियों का वर्णन सम्मिलित है। यह उनके प्राणियों व पौधों के प्रजातियों के, यानी कि वहां के प्राणियों और पौधों के इतिहास, वितरण व उनकी संख्या को भी वर्णन करता है। ये उसी में इंक्लूडेड होती है कि यहाँ पर एक कोई जीव है, वो कितने सालों से रह रहा है। कोई एक पौधा है जैसे खेजड़ी है, पश्चिमी राजस्थान में इसका कितना पुराना इतिहास है, तो जब से मरुस्थल बना है तब से इसका इतिहास है। तो उस क्षेत्र में उसका क्या इतिहास है, उसका वितरण वितरण कितना है, यानी कि इसका अगर इतिहास पुराना है तो इसका वितरण कहाँ कहाँ पर पाया जाता है, कौन कौन से क्षेत्रों पर पाया जाता है, तो वितरण कैसा है, और उनकी संख्या कैसी है, ज्यादा है कि कम है, कि ज्यादा बबूल पाए जाते हैं या खेजड़ी पाए जाते हैं, तो वो उनकी संख्या पर भी थोड़ा सा। संरचना की दृष्टि से सभी परितंत्र में जैविक और अजैविक कारक होते हैं। सभी परितंत्र होते हैं ना, जितने भी परितंत्र, उनमें जैविक और अजैविक कारक दोनों प्रकार के होते हैं। अजैविक या भौतिक कारक, एबायोटिक। अजैविक को क्या कहते हैं, उनको तो जैविक को कहते हैं बायोटिक, और इसके अलावा इसके आगे एक शब्द लगा है एबायोटिक। एबायोटिक फैक्टर्स कारकों में तापमान, वर्षा, सूर्य का प्रकाश, आर्द्रता, मृदा आदि भी अजैविक व अकार्बनिक कारक तत्व, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, नाइट्रोजन, कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम। यहाँ थोड़ा सा ये डिफिकल्ट हो जाता है याद करना, और इनको याद रखना भी, असल में यही नाम थे। फिर इसमें आकार में जल दे रखा है, ये भौतिक में आएगा या? वैसे तो भौतिक में आना चाहिए ये तो, जल। नहीं तो जल, इसके अलावा वनस्पतियों में जो जल पाया जाता है वो उसका क्या करेंगे, मनुष्य के शरीर में जो जल पाया जाता है उसका क्या करेंगे। एक जीव जंतु दूसरे जीव जंतु को खाता है, परंतु उसको खाने के साथ में उस जीव का जल भी तो उसके मुंह उसके पेट में जाता है, या उसका खून है जो उसमें भाव क्षेत्र है वो भी तो है ना, उसकी बात कर रहे हैं। उसके अलावा नाइट्रोजन, कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम सम्मिलित होते हैं जैविक कारकों में। जो जैविक कारक होते हैं वो उनको बायोटिक फैक्टर्स में उत्पादक, जो उत्पादन करते हैं उपभोक्ता, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक उपभोक्ता तथा अपघटक शामिल होते हैं। उत्पादकों में सभी हरे पौधे, सभी अंडरलाइन करना, सभी हरे पौधे सम्मिलित हो जाए। तो प्रकाश संश्लेषण, भोजन किससे बनाते हैं, वो प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। और प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस को ग्रहण करते हैं वो पौधे, जब पौध भोजन बनाते हैं तो प्रकाश संश्लेषण करते हैं, और प्रकाश संश्लेषण में वो कौन सी गैस का यूज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन का? कार्बन डाइऑक्साइड। CO2। कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, देखो प्रकाश संश्लेषण में ना पौधे
कार्बन डाइऑक्साइड का गैस लेते हैं, परंतु जब वो रात्रि में प्रकाश संश्लेषण नहीं कर रहे होते या फिर उनको जब ऐसे लगता है भी प्रकाश संश्लेषण नहीं करना है, तब वो ऑक्सीजन का ही करते हैं। सिर्फ भोजन बनाने के लिए जब प्रकाश संश्लेषण कार्बन डाइऑक्साइड करते हैं, बाकी ऑक्सीजन ही लेते हैं और ऑक्सीजन ही छोड़ते हैं। प्रथम श्रेणी के एक उपभोक्ताओं क्वेश्चन में पूछूं सर? हाँ जी पूछ लो। एक वाष्पीकरण होता है और एक वाष्पोत्सर्जन होता है। वाष्पीकरण का मतलब जो जलीय या महासागरीय क्षेत्र है वहां से जल का भाप के रूप में जाना, और वाष्पोत्सर्जन का मतलब पेड़ पौधों की पत्तियों द्वारा जलवाष्प के रूप में बाहर, यही होता है क्या? मनुष्य का पसीना है, मनुष्य का, जीव जंतुओं का जो पसीना होता है या उसके अलावा जो भी है, या फिर पत्तियों द्वारा, या फिर किवी में हम बता पाएंगे थोड़ा बहुत है क्या यहाँ? नहीं है शायद, गए आएंगे तो पूछ लेंगे उनसे। ओके सर। याद वाष्पोत्सर्जन है सर वही होता है जो पेड़ पौधे जो अपनी पत्तियों के माध्यम से पानी जो बचाव अवशेष होता है ना उसको छोड़ देते हैं, वही हाँ, वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन, क्योंकि उत्सर्जन कर रहे हैं ना, थोड़ा सा ये भी दो। शाकाहारी जंतु जैसे हिरण, बकरी, चूहा, चूहा एक शाकाहारी है याद रखना, सभी पौधों पर निर्भर रहते हैं। खरगोश भी हो जाता है इसमें। जीव जीव शामिल होते हैं। द्वितीयक श्रेणी के उपभोक्ताओं में सभी मांसाहारी जैसे सांप है, बाघ है, शेर है आदि शामिल किए जाते हैं। कुछ मांसाहारी जैसे, ये रीट में आया नहीं था क्या एक क्वेश्चन, याद है क्या आपको, जिसको डाउट करते हुए शायद डिलीट नहीं किया गया था क्या? चूहे वाला मुझे तो याद देखा, है, चूहे हाँ चूहे वाला आया था उसमें। उसमें द्वितीय उपभोक्ता माना था, कुछ कह रहे थे प्राथमिक, लेकिन वो एनजेड हो गए 6 और 7 की, उसमें द्वितीय उपभोक्ता मान रखा है। हम्म, तो थोड़ा सा मुझे बता सकते हो क्या कि अगर द्वितीयक उपभोक्ता माने तो चूहे को कैसे मान सकते हैं द्वितीयक उपभोक्ता? शायद मासागरी सीढ़ी में रखा होगा, उसमें बुक में दे रखा है 8 क्लास की या 9th की, उसमें दे रखा है सर, इसमें डायग्राम में दे रखा है स्पष्ट, द्वितीय में माना है इसे। ये तो तो सही सवाल। मांसाहारी है क्या? नहीं, कई बार क्या होता है कि जैसे हाँ, बड़े बड़े हो हॉस्पिटल सकता है। होते हैं ना, बड़े बड़े हम्म। हॉस्पिटल होते हैं, हॉस्पिटलों में क्या होती हैं, डेड बॉडीज रखी हुई होती है, उनको चूहे खा जाते हैं। उनको हाँ चूहे हाँ, खा जाते हैं। तो फिर मांसाहारी होंगे सर। हम्म, ऐसा ऐसा सुनने में आता है कि वो उनको खा जाते हैं वो वहां पे। चलो देख लेते हैं, बाकी तो इसमें तो प्रथम प्रथम ही लिखा हुआ है, तो प्रथम ही मानना है। उसके अलावा जैसे सांप बाघ हो गए, उसके बाद में नेक्स्ट है कुछ मांसाहारी जो दूसरे मांसाहारी पर जीवों पर निर्भर रहते हैं, उन्हें चरम स्तर के मांसाहारी कहा जाता है। इस प्रकार से उनमें बाज, नेवला, अपघट के रूप में जो मृत जीवों पर रहते हैं, जैसे कि कौवा और गिद्ध, अपघट के रूप में कौवा और गिद्ध के रूप में, और अन्य कुछ अन्य अपघटक हैं जैसे बैक्टीरिया है, अन्य सूक्ष्म जीव है, मृतकों को अपघटित कर देते हैं जिन्हें सरल पदार्थों में परिवर्तित करते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता उत्पादक पर निर्भर रहता है, ये थोड़ा सा सभी को पता है कि प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं वो उत्पादक पर निर्भर करेंगे। जहाँ भी उत्पादक घास वगैरह पाई जाएगी, जैसे सवाना तुल्य वेल्ड है, प्रेरी घास के मैदान है जितने, जिसके अलावा ये जो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में जो अफ्रीका में पाया जाता है सवाना को, तो उसको तो क्वेश्चन आया भी हुआ है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बिग बिग हंटिंग एरिया, ऐसा ऐसा करके कुछ नाम लिखा था उसने, याद है। शिकारगाहों की बड़ी भूमि, ऐसा करके कोई शब्द यूज करता है वो इसके लिए। जबकि प्राथमिक बड़े उपभोक्ता द्वितीय शिकारियों की सर, बड़े शिकारियों की भूमि। हाँ, बड़े शिकारों की भूमि, बड़े शिकारगाहों की या बड़े शिकारों की भूमि होती है, सवाना को कहते हैं। जबकि प्राथमिक उपभोक्ता द्वितीय उपभोक्ता के भोजन बनाते हैं, द्वितीय उपभोक्ता फिर तृतीय उपभोक्ताओं के द्वारा खा लिए जाते हैं। अपघटक अपघटक प्रत्येक स्तर पर, अंडरलाइन करना इसको, अपघटक होते हैं ना वो प्रत्येक स्तर पर मृतकों पर निर्भर रहते हैं। यानी प्राथमिक उपभोक्ता मर गया तो भी अपघटक खाएंगे, द्वितीयक मर गया तो भी खाएंगे, चरम उपभोक्ता मर गया तो भी वो खाएंगे, तो सभी पर निर्भर रहते हैं। ये अपघटक उन्हें मृतकों को विभिन्न पदार्थों जैसे कि
कार्बन व कार्बनिक अवयवों में और मिट्टी की उर्वरता के लिए पोषक तत्वों में परिवर्तित कर देते हैं। परितंत्र में जीवाणु एक खाद्य श्रृंखला से परस्पर जुड़े हुए होते हैं। उदाहरण के लिए पौधे पर जीवित रहने वाला एक कीड़ा बीटल्स एक मेंढक का भोजन है, और जो मेंढक होता है वो सांप का भोजन है, और सांप है वो बाज का भोजन है। और बाज को बताया था कि उच्चतम उपभोक्ता है जिसको बैक्टीरिया खा जाते हैं। यह खाद्य क्रम का उस क्रम में एक स्तर से दूसरे स्तर पर ऊर्जा का प्रवाह है, ऊर्जा का प्रवाह है। खाद्य श्रृंखला या फूड चेन कहलाती है। खाद्य श्रृंखला में प्रक्रिया खाद्य श्रृंखला की प्रक्रिया में एक स्तर से दूसरे स्तर पर ऊर्जा का स्थानांतरण को ऊर्जा प्रवाह कहते हैं, फ्लो एनर्जी कहते हैं। खाद्य श्रृंखला पृथक, वो किसी ने पढ़ा होगा शायद, 10% का नियम लगता है यहाँ पे, 10% का ही होता है क्या ये वो? क्वेश्चन, हाँ ये क्वेश्चन आया था हाँ सर सर, रीट दस में एक बार। परसेंट का होता है, आया हुआ है, रीड में आया है। हाँ, तो ऊर्जा का सिर्फ 10% ही होता है। यानी कि एक हिरण को अगर शेर खाएगा ना, तो उस हिरण की टोटल ऊर्जा का 10% ही शेर में परिवर्तित होगा, या उसमें वो उसको ग्रहण कर पाएगा। बाकी 90% ऊर्जा है ना, वो पर्यावरण में वापिस विसर्जित हो जाती है। देखते हैं आगे आ जाएगा तो ठीक है, बाकी जैसे टाइम मिलेगा तो बात करेंगे इस पर। खाद्य श्रृंखला पृथक अनुक्रम न होकर एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है, चेन की तरह। एक चूहा जो अन्न पर निर्भर रहता है वह अनेक द्वितीयक उपभोक्ताओं का भोजन भी है। तृतीयक मांसाहारी अनेक द्वितीयक जीवों से अपना भोजन की प्राप्ति करता है। इस प्रकार प्रत्येक मांसाहारी जीव से एक से अधिक प्रकार के शिकार पर निर्भर रहता है। परिणाम स्वरूप खाद्य श्रृंखला आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है, इंटरकनेक्टेड है। प्रजातियों के इस प्रकार में जुड़े होने अर्थात जीवों के खाद्य श्रृंखलाओं के विकल्प उपलब्ध होने पर, जैसे एक बाज होता है वो चूहे को भी खा लेता है, अगर चूहा नहीं मिलता है तो गोरे या चिड़िया को भी खा लेता है। अगर चिड़िया नहीं मिलती है तो वो सांप को खा लेता है, अगर सांप नहीं मिला तो मेंढक को खा लेता है, मेंढक नहीं मिला तो खरगोश को खा लेता है। तो ये क्या कहता है कि जीवों का खाद्य श्रृंखलाओं में विकल्प उपलब्ध होने पर है। कौन विकल्प उपलब्ध करवाता है? ये करवाता है उनकी प्रजातियां, कि यहाँ पर कितने प्रकार की प्रजातियां पाई जाती है। वो प्रजाति खाद्य श्रृंखला या फूड वेब कहा जाता है। ये थोड़ा शब्द अलग से आया, फूड वेब। फूड वेब, खाद्य जाल, खाद्य जाल को फूड वेब कहा है। सामान्यतः दो प्रकार की खाद्य श्रृंखलाएं पाई जाती है, दो ही प्रकार की खाद्य श्रृंखलाएं। चराई क्षेत्र श्रृंखला, ग्रेजिंग फूड चेन, ग्रेजिंग जहां पर चराई के कार्य होते हैं मैदानी भागों में, चेन। और अपरद खाद्य श्रृंखला, फूड चेन, देख लेते हैं इसमें। चराई खाद्य श्रृंखला में पौधे उत्पादक के रूप में आरंभ होकर मांसाहारी तृतीयक उपभोक्ता तक जाती है, जिसमें कि शाकाहारी होता है वो मध्यम स्तर पर होता है। ठीक है, उपभोक्ता प्राथमिक उत्पादक होता है, उसके बाद में मध्यम शाकाहारी होता है, उसके बाद में तृतीयक मांसाहारी होता है, तो शाकाहारी मध्यम में आ जाएगा। तो हर स्तर पर, किसी भी स्तर की बात करें, हर स्तर पर ऊर्जा का ह्रास होता रहता है, जिसमें श्वसन, उत्सर्जन, विघटन की प्रक्रियाएं भी शामिल होती है। वो पूछ लेता है कौन कौन सी क्रियाएं शामिल है, तो ये थोड़ी 3 क्रियाएं, श्वसन है, उत्सर्जन है और विघटन की क्रियाएं शामिल होती है। खाद्य श्रृंखला में 3 से 5 स्तर होते हैं, ये थोड़ा सा देख लेना। एक खाद्य श्रृंखला में 3 से 5 तक के स्तर हो सकते हैं। 3 तो कम से कम होंगे ही होंगे, कई बार 5 भी हो सकते हैं। और हर स्तर पर ऊर्जा कम होती जाती है। अपरद, अपरद क्या चीज है? ये खाद्य श्रृंखला चराई चराई खाद्य श्रृंखला से प्राप्त मृत पदार्थों पर निर्भर है, और इसमें कार्बनिक पदार्थों का अपघटन भी शामिल है। अपरद का पता है क्या सर? देखो या नहीं? चलो देखते हैं, इतने में आप देखो इसको। बायोम का प्रकार, टाइप्स ऑफ अपराध बायोम। के आगे न लगने से अपराधन तो बनता है सर, अपराध का नहीं पता। सही है। अगर ए को हटा दो और द से उल्टा कर दो तो ये दर्पण भी बन जाता है। नेक्स्ट है बायोम का प्रकार। वाह, बायोम कितने प्रकार के होते हैं? तो बायोम के प्रकार है, पिछले अध्ययन में हमने आप
जान गए हैं कि बायोम का एक अर्थ क्या होता है। आओ हम इस प्रकार के संसार के कुछ प्रमुख बायोमों या बायोम क्षेत्र को पहचाने और उन्हें रेखांकित करें। संसार में 5 प्रमुख बायोम के प्रकार हैं, टाइप्स ऑफ बायोम। 5 प्रकार है इसके। नंबर 1 है वन बायोम। एक सेकेंड, आपको कुछ भेजता हूँ इसके समझ। ठीक है। वन बायोम, वन का एक अलग बायोम होता है। उसके अलावा मरुस्थलीय बायोम, मरुस्थल का बायोम, घास भूमि का बायोम, जलीय बायोम और उच्च प्रदेशीय बायोम या ध्रुवीय बायोम। उच्च प्रदेशीय या तो उच्च प्रदेशीय को वैसे उच्च प्रदेशीय कहेगा क्या, एक उच्च प्रदेश तो पर्वतों पर भी तो उच्च प्रदेश होते हैं, रक्षांशों पर भी होते हैं। ठीक है, एक तो वन का बायोम हो गया, इसके अलावा मरुस्थल हो गया, इसके अलावा घास भूमि होगी। इस समय जहाँ जहाँ पर घास भूमियाँ पाई जाती हैं, वेल्ड है, सवाना है, पंपास है। और उसके जल का बायोम, पूरा जल गर्म ठंडा और मीठा दोनों ही आ गए इसमें जल में। इसके अलावा उच्च प्रदेश है, उच्च प्रदेश के 5 बायोम है। नेक्स्ट है जैव भू रासायनिक चक्र, पूरा का पूरा एक ही नाम है, बायो। देख लो इसको, इंग्लिश में नाम नहीं याद आ रहा है इसको। बायोजियो केमिकल साइकिल। हाँ, बायो जियो केमिकल साइकिल। ठीक है, बायो जियो और केमिकल साइकिल। सूर्य ऊर्जा का मूल स्रोत है इसमें, जिसका संपूर्ण जीवन जिस पर संपूर्ण जीवन निर्भर करता है। यही ऊर्जा जो सूर्य से प्राप्त होती है, जैव मंडल में प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा जीवन प्रक्रिया को प्रारंभ करती है, जो हर पौधे के लिए भोजन व ऊर्जा का प्रमुख आधार भी है। प्रमुख संश्लेषण के दौरान जो प्रकाश संश्लेषण होता है वो प्रमुख आधार होता है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और कार्बनिक के यौगिक परिवर्तित हो जाते हैं या परिवर्तित हो जाती है। धरती पर पहुंचने वाले सूर्य ताप का बहुत छोटा छोटा भाग, केवल 0.1%, यानी कि 100 का 1 पैसा, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में काम आता है। संपूर्ण पृथ्वी कितना यूज करती है, संपूर्ण जो सूर्य ताप का 0.1% ही काम में लेती है। इसका आधे से अधिक भाग तो पौधे की श्वसन और विसर्जन प्रक्रिया में ही, शेष भाग अस्थायी रूप से पौधों के अन्य भागों में संचारित हो जाता है। पृथ्वी पर जीवन विविध प्रकार के जीवित पदार्थों या जीवों के रूप में पाया जाता है, यानी कि पृथ्वी पर जीवन विभिन्न प्रकार के जीवित जीवों के रूप में पाया जाता है। जीवन है वो विभिन्न जीवित जीवों के रूप में पाया जाता है। ये जीवधारी विविध प्रकार के पारिस्थितिकीय अंतर संबंधित संबंधों पर जीवित हैं एक दूसरे के साथ। जीवधारी बहुलता, तीसरे पेज पर आगे क्या, जीवधारी बहुलता व विविधता में ही जिंदा रह सकते हैं। इसमें अर्थात जीवित रहने की जो प्रक्रिया में विधिवत प्रवाह जैसे ऊर्जा, जल, पोषक तत्वों आदि की उपस्थिति भी सम्मिलित होती है। इनकी उपलब्धता संसार के विभिन्न भागों में भिन्न भिन्न है और यह भिन्नता क्षेत्रीय होने के कारण, जो भिन्नता है वो क्षेत्रीय भी है। क्षेत्रीय होने के साथ साथ सामयिक, अर्थात वर्ष में 12 महीनों में भी भिन्न है। सामयिक भी है, यानी कि प्रत्येक महीने में अलग अलग पाई जाएगी। जनवरी में अलग, जून में अलग, अगस्त में अलग और दिसंबर में अलग। क्षेत्रीय भी भिन्नता है, उसके अलावा सामयिक भिन्नता भी है। विभिन्न अध्ययनों से पता चला है कि पिछले 100 करोड़ वर्षों से वायुमंडल व जैवमंडल की संरचना में रासायनिक घटनों का संतुलन लगभग एक जैसा, अर्थात बदलाव रहित रहा है। रासायनिक तत्वों का यह संतुलन पौधे व प्राणी ऊतकों में होने वाले चक्रीय प्रवाह के द्वारा ही बनता है या बनता रहता है। यह चक्र जीवों द्वारा रासायनिक तत्वों के अवशोषण, यह जो चक्र है यह जीवों द्वारा, जो जीवित जीव होते हैं उनके द्वारा रासायनिक तत्वों के अवशोषण से प्रारंभ होता है।
किससे स्टार्ट होता है ये? जीवों के द्वारा रासायनिक तत्वों के अवशोषण से प्रारंभ होता है और उनके वायु, जल व मिट्टी के विघटन में पुनः आरंभ होता है। पुनः आरंभ होता है। ये चक्र मुख्यतः सौर ताप से संचालित होते हैं। जैव मंडल में जीवधारी पर्यावरण के बीच में रासायनिक तत्वों के चक्रीय प्रवाह, जो चक्रीय प्रवाह है, जैव भू रासायनिक चक्र, ये बायो जियो केमिकल्स साइकिल्स कहते हैं। बायो PIO का अर्थ होता है जीव तथा ज्यों, या फिर ज्यों को जियो भी कह सकते हैं, ये लिखा हुआ है जियो का तात्पर्य है पृथ्वी पर उपस्थित चट्टाने, मिट्टी व वायु व जल, इसका अर्थ है ये। जियो का अर्थ शाब्दिक अर्थ है ये, भूपटल से ले रहा है ये। जैव भू रासायनिक चक्र दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है गैसीय और दूसरा होता है तलछटी चक्र। गैसीय चक्र और तलछटी चक्र। गैसीय चक्र में पदार्थ मुख्य रूप से भंडार स्रोत वायुमंडल व महासागर है। गैसीय चक्र के पदार्थ का मुख्य भंडार, गैसीय जो चक्र होता है ना, उसका जो मुख्य भंडार जो स्रोत है ना, जहां से शुरू होता है ये सारा सिस्टम, जो भंडार के रूप में, वो कहता है कि वायुमंडल व महासागर है, स्थल भाग का नाम नहीं है। उसके बाद में तलछटी चक्र का मुख्य भंडार है पृथ्वी की परपटी, पृथ्वी की भूपरपटी। तलछटी चक्र का जो भंडार है वो पृथ्वी की भूपरपटी। पाई जाने वाली मिट्टी तलछट व अन्य चट्टाने हैं। उसके बाद में है जल चक्र, वाटर सर्कल। थोड़ा सा इसमें इस तरफ देख लो, 5 बायोम कौन कौन से हैं। पहला तो है वन। कौन से वन है ये आगे देखेंगे इसमें। तो वन, इसके इस वन जो बायोम है ना, इसके उप प्रकार हैं। कितने हैं? वैसे तो ABCDE, ऐसे तो 5 दिखा रखे हैं। इसमें ए है उष्ण कटिबंधीय। उष्ण कटिबंधीय क्या होते हैं? भूमध्य रेखीय भी होते हैं, और भूमध्य रेखीय भी क्या होते हैं? पर्णपाती होते हैं। यहीं पर पर्णपाती बना है वो सर्वाधिक पाए जाते हैं। इसके अलावा 2 नंबर पर होता है शीतोष्ण कटिबंधीय, जो उष्ण कटिबंध से जस्ट ऊपर होते हैं भाग, वो शीतोष्ण कटिबंधीय। और इसके अलावा 3 नंबर होते हैं बोरियल वनस्पति। बोरियल तो सीधा पूछ सकता है, बोरियल वनस्पति, शीतोष्ण पर्णपाती, भूमध्य रेखीय, उष्ण कटिबंधीय, ये किसके हिस्से होते हैं? तो ये वन बायोम के होते हैं। इनका प्रदेश दे रखा है, उष्ण कटिबंधीय का दे रखा है भूमध्य रेखा से 10 डिग्री उत्तर। तो ये फिक्स आंकड़ा है, जैसे कई बार आरिफ सर बताते हैं ना कि NCERT में दिया हुआ फिक्स आंकड़ा है ये। आप इसको 10 से 11 नहीं कर सकते, न 11 से 15 कर सकते, न 5/5 कर सकते, 5 नॉर्थ 5 साउथ नहीं कर सकते। तो भूमध्य रेखा से 10 उत्तर व 10 दक्षिण के रूप में पाया जाता है। उसके अलावा दूसरा है भूमध्य रेखीय। यह है 10 डिग्री से लेकर 25 डिग्री, यानी कि कर्क रेखा से भी थोड़ा सा और मकर रेखा से भी थोड़ा सा, यानी कि लगभग 2-2.5 अक्षांश है वो ऊपर ही है इससे। भूमध्य रेखीय 10 से 25 के रूप में, उत्तर व दक्षिण दोनों में। उसके अलावा है B नंबर का शीतोष्ण कटिबंधीय जो बायोम होता है, वह है पूर्वी अमेरिका, अमेरिका का पूर्वी भाग, वहां पर शीतोष्ण कटिबंधीय बायोम पाया जाता है। उत्तरी पूर्वी एशिया, उत्तरी और पूर्वी एशिया, चाइना का दक्षिणी भाग, दक्षिणी चीन सागर, वो जो क्षेत्र है उत्तरी पूर्वी एशिया। उसके अलावा पश्चिमी व मध्य यूरोप, पश्चिमी यूरोप व मध्य यूरोप में जो है शीतोष्ण कटिबंधीय भाग पाया जाता है। और सी को सी से इंपॉर्टेंट रूप से कर लो, वो सीधा पूछ लेगा भी बोरियल वनस्पति कहाँ कहाँ पर पाई जाती है, तो 4 नाम दे देगा और चारों में से वो अलग से इसका डिवाइडेशन करवाएगा। तो मुख्यतः तो बायोम याद रहना चाहिए। जो बोरियल वनस्पति पाई जाती है ना, वो यूरेशिया के उत्तर, अमेरिका के उच्च अक्षांश, साइबेरिया का क्षेत्र, अलास्का, कनाडा व स्कैंडिनेवियन। तो देखो सारे के सारे कौन से हैं? ध्रुवीय हैं। और जहाँ पर ध्रुवीय क्षेत्र हैं उत्तर के, तो वहां पर पाए जाते हैं कौन से टेगा वाले है वनस्पति? ना सर, वो टेगा वाले हाँ, वन। टेगा वाले, वो बोरियल वनस्पति। टेगा में है या टुंड्रा में है सर? सर ये दोनों मिक्स है। जो हाँ जस्ट उच्च अक्षांशों की बात करेगा ना, तो बोरियल शब्द यूज किया गया वहाँ पे।
तो ज्यादातर हम टेगा के लिए यूज करते हैं, लेकिन कुछ हिस्सा जो ये टुंड्रा टेगा दोनों का आता है मिक्स करके। देखो सर इसमें। हम सोच जी, मैं सोच रहा हूँ सर, ये टेबल को हम लास्ट में कर लें क्या, एक बार जैसा हम इसको जैसे रीडिंग कर लें, हाँ लास्ट देख में मैं लेते थोड़ा हैं। मैं करवाता हूँ। हाँ चल तो आप देखो सर इसको, बाकी मैं पढ़वा देता हूँ इसको। टेबल को मैं करा दूंगा सर लास्ट में, आप थोड़ा सा और करो, हाँ थोड़ा ठीक। सा फिर मैं। तो फिर जी सारे ही करवाना, एक टेबल, दो टेबल, उसके बाद में 3 4 टेबल जी, बचते हैं। सबको एक साथ वो करा दें। आप ही। हाँ ठीक है, आप ही करवाना सर। ठीक है, उसके बाद में है जल चक्र। सभी जीवधारी, जितने भी जीवधारी हैं, वायुमंडल व स्थल मंडल में जल का एक चक्र बनाए रखते हैं। जो जल कैसे होता है, तरल होता है, गैस होता है, ठोस होता है, तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है और जलीय चक्र कहा जाता है। जल चक्र के लिए अध्याय 13 देखेंगे। उसके बाद में कार्बन चक्र। हर एक जीव जंतुओं में, हर पौधे में, हर चीज में कार्बन होते हैं, तो वो कार्बन साइकिल कहलाता है। सभी जीवों में, सभी जीवधारों में जिनमें जीव पाया जाता है, कार्बन पाया जाता है। यह सभी कार्बनिक यौगिक का मूल तत्व है। यह सभी कार्बनिक यौगिक का मूल तत्व भी है। जैव मंडल में असंख्य कार्बनिक यौगिक के रूप में जीवों में विद्यमान है। कार्बन चक्र कार्बन डाइऑक्साइड का परिवर्तित रूप है। थोड़ा सा यहाँ अंडरलाइन कर दो इस चीज को, कि कार्बन जो चक्र होता है ना, वो कार्बन डाइऑक्साइड का परिवर्तित रूप है। कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन, ये तो अलग अलग नाम से पूछ सकता है। यह परिवर्तित पौधों के प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड के यौगिकों द्वारा आरंभ होता है। कार्बन डाइऑक्साइड के यौगीकरण से आरंभ होता है, शुरुआत है यहाँ से इसकी। इस प्रक्रिया में कार्बोहाइड्रेट्स कार्बोहाइड्रेट्स व ग्लूकोज बनता है, जो कार्बनिक यौगिक में जैसे स्टार्च होते हैं, सेल्यूलोज होते हैं, सुक्रोज होते हैं, के रूप में पौधों में संचित होते हैं। देख लो अगर किसी को समझ में आए तो, बाकी तो रूप में संचित होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स का कुछ भाग, कई बार नहीं कहते कि कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स की गोलियां वगैरह, तो हम मनुष्य वो खाते हैं भी है कई बार। सीधे पौधों को जैविक क्रियाओं में प्रयोग हो जाता है। इस प्रक्रिया के दौरान विघटन, किसी चीज का टूटना, मूल जो चीजें होती है, मूल चीजों से टूटना, विघटन से पौधों पौधों के पत्तों व जड़ों द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड के गैस मुक्त होती है। पत्तों व जड़ों द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है। शेष कार्बोहाइड्रेट्स जो पौधों की जैविक क्रियाओं में प्रयुक्त नहीं होते, वे पौधों के उत्तकों में संचित हो जाते हैं। उत्तकों में संचित हो जाते हैं। ये पौधों या जो शाकाहारियों के भोजन बनते हैं, जो पौधे होते हैं ना, या तो शाकाहारियों का भोजन बन जाते हैं वो, अन्यथा सूक्ष्म जीवों द्वारा विघटित किए कर लिए जाते हैं। कई बार क्या होता है कि पहले हम घी वगैरह यूज करते थे, तो घी में ज्यादा चींटियां लगती थी, और चींटियां घी में नहीं लगती थी। वो घी में जो चीज होती है ना, वसा, उस वसा पर लगती थी। तो इस कारण से वो क्या है कि फैट होती है ना, उस पर जो चींटियां वगैरह जो जीव जंतु होते हैं वो लगते हैं। तो उन्हीं का चक्र कह रहा है कि पौधों पर या तो शाकाहारी होते हैं, वो उनको भोजन बना लेंगे पौधों को। अगर पौधों पौधों को भोजन नहीं बना पाए, तो इसके अलावा सूक्ष्म जीव है ना, वो उनको अपघटित कर देते हैं और शाकाहारी उपभोग के लिए कार्बोहाइड्रेट्स को कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित कर देते हैं और श्वसन क्रिया द्वारा वायुमंडल में छोड़ते भी हैं। इसमें शेष कार्बोहाइड्रेट्स का जंतुओं के सर मरने पर। हाँ हाँ। गुड़ और चीनी पर चींटियां लगती है, तो वो मीठे के कारण लगती है क्या, या हाँ वो वसा के कारण? नहीं, वो तो मीठे के कारण लगती है। तो कई बार नहीं होता क्या, जैसे लाइब्रेरी में या घर में बैठे हो, तो आपके पैर पर चींटियां खाने लगी है, तो वो हाँ, आपकी जो चमड़ी होती है ना, उस चमड़ी से संबंधित है क्योंकि वो वसाई फैट ही तो जो होती है ना, घी घी में ज्यादा फैट खाता होता है है, ना सर, उसमें फैट होता है। उसकी लगती है चींटियां। वेट कम करो अपना। सूक्ष्म जीव अपघटन करते हैं। सूक्ष्म जीवाणु द्वारा कार्बोहाइड्रेट ऑक्सीजन प्रक्रिया द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित होकर पुनः वायुमंडल में आ जाती है। कार्बोहाइड्रेट्स का जंतुओं के मरने पर सूक्ष्म जीव होते हैं वो अपघटन कर देते हैं। उसके बाद में क्या कहते हैं, सूक्ष्म जीवाणुओं द्वारा, जो सूक्ष्म जीवाणु थे उनके द्वारा कार्बोहाइड्रेट्स ऑक्सीजन प्रक्रिया द्वारा
ये कोई प्रक्रिया है, कार्बोहाइड्रेट्स ऑक्सीजन प्रक्रिया द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित होकर पुनः वायुमंडल में आ जाती है। चित्र 15.2 है, सर समझाएंगे आपको। उसके बाद में ऑक्सीजन चक्र, थोड़ा सा इस ऑक्सीजन चक्र को थोड़ा सा ध्यान से देख लेना मुख्य रूप से, क्योंकि ऑक्सीजन मनुष्य ही ज्यादा उपयोग में लेता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा प्रमुख सह परिणाम बाई प्रोडक्ट ऑक्सीजन है। इसका सह परिणाम है, यानी प्रकाश संश्लेषण का एक सह परिणाम है, वो किसके द्वारा घटित होता है, वो ऑक्सीजन के द्वारा। यह कार्बोहाइड्रेट्स के ऑक्सीकरण में सम्मिलित है, जिसमें ऊर्जा कार्बन डाइऑक्साइड व जल विमुक्त होते हैं। क्या समस्या है ये। ऑक्सीजन चक्र बहुत ही जटिल प्रक्रिया है, बहुत से रासायनिक तत्वों पर और सम्मिश्रणों में ऑक्सीजन पाई जाती है। यह नाइट्रोजन के साथ मिलकर नाइट्रेट भी बनाती है। आगे वाला याद हो रहा है, पीछे वाले भूल रहे हैं। नाइट्रोजन के साथ मिलकर नाइट्रेट बनाती है तथा बहुत अन्य खनिजों के तत्वों में मिलाकर कई तरह के ऑक्साइड बनाती है, जैसे आयरन ऑक्साइड, एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम ऑक्साइड आदि। सूर्य प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के दौरान जल अणुओं में टूटता है, H2O में विघटन से ऑक्सीजन उत्पन्न होती है, यानी ऑक्सीजन अलग हो जाती है और इसके अलावा हाइड्रोजन अलग हो जाती है प्रकाश संश्लेषण के समय। पौधों की वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया, वो आ गया समझो आप वाला। पौधों की वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया के दौरान भी यह वायुमंडल में पहुंचती है। नाइट्रोजन चक्र। वायुमंडल की संरचना प्रमुख रूप से नाइट्रोजन वायुमंडलीय गैस है, जो 78% भाग विभिन्न कार्बनिक यौगिक जैसे अमीनो एसिड, न्यूक्लिक एसिड, विटामिन एवं वर्णक पिगमेंट्स आदि में यह एक महत्वपूर्ण घटक है। वायु में स्वतंत्र रूप से पाई जाने वाली नाइट्रोजन को अधिकांशतः जीव जंतु होते हैं ना, वो प्रत्यक्ष रूप से ग्रहण करने में असमर्थ है। केवल कुछ विशिष्ट प्रकार के जीव, जैसे कुछ मृदा में जीवाणु और ब्लू ग्रीन नाम है ना, मृदा के जीवाणु और ब्लू ग्रीन एल्गी होती है, ये शैवाल होते हैं, ये शैवाल पाए जाते हैं। शैवाल भोजन बनाते हैं उनका, क्या नाम कहते हैं, परवाल होते हैं ना, परवाल जब भोजन बनाते हैं ना, तो वो एल्गी को खाते हैं मुख से द्वारा, 60% और 40% के द्वारा। 60% तो वो बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण से भोजन बनाते हैं, और 40% है वो मुख से बनाते हैं। तो वो एल्गी होती है, ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी, उसे प्रत्यक्ष गैसीय रूप में ग्रहण करने में सक्षम है। सामान्यतः नाइट्रोजन यौगिकरण द्वारा ही प्रयोग में लाई जाती है। नाइट्रोजन का लगभग 90% भाग जैविक है। थोड़ा सा याद रख लेना, ऊपर वाले में तो समझ में आए ना आए, कुछ एक जो बातें समझ में आ गई हैं उनको तो अंडरलाइन करो आप। कि 90% भाग है वो जैविक है, अर्थात जीव द्वारा ग्रहण कर सकते हैं उनको। स्वतंत्र नाइट्रोजन का प्रमुख स्रोत मिट्टी, यानी कि जो स्वतंत्र नाइट्रोजन होती है ना, वो प्रमुख स्रोत से मिट्टी के सूक्ष्म जीवों की प्रक्रिया व संबंधित पौधों की जड़ें व रंध्र वाली मृदा होती है। देखो हमारे यहाँ पर वायुमंडल में 21% ऑक्सीजन के करीब है, 20.95 है, और लगभग इतना मान लो आप, जो नाइट्रोजन है वो 80% या 78%, 75% मान लो। परंतु देखो मानव शरीर है वो 24 घंटे सांस लेता है, और सांस लेता है ना, तो वो ऑक्सीजन को लेता है, नाइट्रोजन को नहीं लेता। कितना फिल्टर चल रहा है ये सारा का सारा। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना कि जो जो नाइट्रोजन होती है ना, वो प्रत्यक्ष रूप से ग्रहण नहीं, जो जीव होते हैं ना वो प्रत्यक्ष रूप से ग्रहण नहीं कर सकते। यहाँ वायुमंडल में पहुंचती है, रंध्र वाली मृदा है जहाँ वायुमंडल में पहुंचती है। वायुमंडल में बिजली चमकने की जो लाइटनिंग होती है, वह अंतरिक्ष विकिरण कॉस्मोस रेडिएशन द्वारा नाइट्रोजन का यौगिकरण होता है। महासागरों में कुछ समुद्री जीव भी इसका यौगिकरण करते हैं।
वायुमंडलीय नाइट्रोजन के इस तरह के यौगिक रूप में उपलब्ध होने पर हरे पौधे होते हैं, उनका सर्वांगीण क्या है, सर्वांगीकरण होता है, स्वांगीकरण होता है। शाकाहारी जीवों द्वारा इन पौधों को खाने पर उनका नाइट्रोजन कुछ भाग उनमें चला जाता है। फिर मृत पौधे व जानवरों में नाइट्रोजन अपशिष्ट मिट्टी में उसकी उपस्थिति बैक्टीरिया व नाइट्राइट में परिवर्तित हो जाते हैं। कुछ जीवाणु नाइट्रेट व नाइट्रेट में परिवर्तित करने में सक्षम होते हैं। कुछ जीवाणु नाइट्राइट को नाइट्रेट में परिवर्तित करने में सक्षम होते हैं। वह पुनः हरे पौधों द्वारा नाइट्रोजन यौगीकरण में हो जाता है। कुछ अन्य प्रकार के जीवाणु इस नाइट्रोजन को पुनः स्वतंत्र नाइट्रोजन में परिवर्तित कर देते हैं या सक्षम होते हैं। इस प्रक्रिया को डी नाइट्रीकरण कहा जाता है। अन्य खनिज मिनरल्स जैवमंडल में प्रमुख रूप से भू रासायनिक तत्वों में कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन। आज पता चला है कि नाइट्रोजन ऐसे भी होती है क्या, इतना ही पढ़ा था कि इतना वायुमंडल में होता है। नाइट्रोजन हाइड्रोजन के अतिरिक्त पौधों व प्राणी जीव के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। बहुत से अन्य खनिज भी मिलते हैं। जीवधारियों के लिए आवश्यक है कि खनिज पदार्थ प्राथमिक तौर पर कार्बनिक रूप में मिलते हैं। यह खनिज पदार्थों प्राथमिक तौर पर कार्बनिक रूप में, थोड़ा सा अंडरलाइन करता है, खनिज पदार्थ होते हैं ना वो प्राथमिक तौर पर अकार्बनिक रूप में मिलते हैं। तो वो सीधा आपसे पूछेगा कि भी लोहा कार्बनिक है या अकार्बनिक, तो अकार्बनिक है। तो जितने भी क्या होते हैं खनिज होते हैं ना वो सारे के सारे अकार्बनिक होते हैं। मृदा भी अपने आप में क्या है, एक खनिज है, एक प्रकार का खनिज का क्षणभंगुर रूप ही है वो, इसी कारण से वो अकार्बनिक है। अच्छी लाइन है। जैसे फॉस्फोरस, सल्फर, कैल्शियम, कैल्शियम की तो गोलियां भी खाते हैं सर। सल्फर होता है, फॉस्फोरस होता है, कैल्शियम होता है और पोटेशियम होता है। प्राय ये घुलनशील लवणों के रूप में मिट्टी में या झील में अन्य नदियों द्वारा समुद्री जल में पाए जाते हैं। जब घुलनशील लवण जल चक्र में सम्मिलित हो जाते हैं तब ये अपक्षय प्रक्रिया द्वारा पृथ्वी की परपटी और फिर बाद में समुद्र तक पहुंच जाते हैं। अन्य लवण तल छट के रूप में धरातल पर पहुंच जाते हैं और फिर अपक्षय के चक्र में शामिल हो जाते हैं। सभी जीवधारी अपने पर्यावरण में घुलनशील अवस्था में उपस्थित खनिज लवणों को ही अपने खनिजों की आवश्यकता को पूरा कर लेते हैं। कई बार कहते हैं मिनरल वाटर की बात करते हैं, ये कौन सा वाटर है कि ये तो मिनरल वाटर है। तो मिनरल क्या होते हैं, खनिज ही तो होते हैं। तो जितना भी पानी पीते हैं तो वो मिनरल वाटर होता है। और प्यूरोफाई होता है वो मिनरल्स को बाहर नहीं निकालता। शांत और अशांत शायद ये सब सिस्टम है इनका। बाकी किसी मनुष्य में अगर कैल्शियम की कमी हो जाए, खनिज की कमी हो जाए, लोहे की, फॉस्फेट की, पोटेशियम की, तो वो उनकी गोलियां वगैरह या फिर अन्य सप्लीमेंट लेकर वो उनको पूरा कर लेता है। तो ये कहता है कि जीव जंतु है वो या तो समुद्र में या किसी प्रकार से या जल के किसी माध्यम द्वारा अपने लवणों की वो पूर्ति करते रहते हैं। फिर अपक्षय के चक्र में शामिल हो जाते हैं और जीव जंतु होते हैं, पर्यावरणीय पौधे होते हैं, वो इसका पूरा कर लेते हैं। उसके बाद में कुछ अन्य जंतु, पौधे व प्राणियों के भक्षण, किसी प्राणी के भक्षण से इन खनिजों को प्राप्त कर लेते हैं। यानी कि जो उनको प्राप्त नहीं कर पाते तो वो क्या करते हैं, किसी जीव को, दूसरे जीव को खा लेते हैं। तो उन जीवों में जो उन्होंने संचय किया था किसी खनिज को, तो वो उसके द्वारा उनमें ग्रहण कर लिया जाता है। जीवधारियों की जो बॉडी बिल्डिंग करते हैं ना, तो वो सारे के सारे मिनरल्स ही तो खाते हैं, वसा ही तो लेते हैं वो सबसे ज्यादा, प्रोटीन वगैरह, प्रोटीन शेक वगैरह। जीवधारियों की मृत्यु के बाद, जो जीवधारी होते हैं जिनमें जीवन होता है, उनकी मृत्यु के बाद खनिज अपघटित व प्रवाहित होकर मिट्टी व जल में वापस मिल जाते हैं। पारिस्थितिकी संतुलन, इकोलॉजिकल बैलेंस, किसी पारिस्थितिकी तंत्र या आवास में जीवों का समुदाय में परस्पर गतिक साम्यता की अवस्था ही पारिस्थितिकी संतुलन है। ये गतिक साम्यता है जो चलती रहती है, रुकती नहीं है, अवस्था ही पारिस्थितिकी संतुलन है।
यह तभी संभव है जब जीवधारियों की विविधता अपेक्षाकृत स्थायी रहे, क्रमशः। जैसे गोडावण है पश्चिमी राजस्थान में, वो विलुप्त होने की कगार पे है, तो इस कारण से यहाँ पर क्या है कि जो जीवों की जो विविधता है ना, उसमें कमी आ रही है, कम से कम एक जीव तो खत्म ही हो रहा है। विविधता स्थायी रहे, क्रमशः परिवर्तन भी हो, लेकिन कुछ ऐसा प्राकृतिक अनुक्रम नेचुरल सक्सेशन के रूप में भी होता हो, जिसे परितंत्र में हर प्रजाति की संख्या के एक स्थायी संतुलन के रूप में भी वर्णित किया जा सकता है। यह संतुलन निश्चित प्रजातियों में प्रतिस्पर्धा व आपसी सहयोग से होता है। कुछ प्रजातियों के जिंदा रहने के संघर्ष से भी पर्यावरण संतुलित बना रहता है। जिंदा रहना है उनका, जैसे कोई चीज है, किसी जीव का सबसे ज्यादा शिकार होता है, तो वो ज्यादातर जिंदा रहने के लिए रहता है। जो जिंदा रहने वाले वो जीव होते हैं, कुछ जैसे अन्य जानवर होते हैं, शेर होते हैं, या फिर इसके अलावा तेंदुए होते हैं, तो उनको किसी के द्वारा मारे जाने की बहुत कम संभावना है, केवल मनुष्य को छोड़कर। इसके अलावा प्रकृति के बहुत सारे जीव जंतु होते हैं, जैसे चींटियां होती है, तो उनकी संख्या अपार है। ये थोड़ा सा है कि प्रजातियों के जिंदा रहने के संघर्ष में भी पर्यावरण संतुलन प्राप्त किया जा सकता है। संतुलन इस प्रकार भी निर्भर करता है कि कुछ प्रजातियां अपनी भोजन की वह जीवित रहने के लिए दूसरी प्रजातियों पर निर्भर करती है, जिसमें प्रजातियों की संख्या निश्चित रहती है और संतुलन बना रहता है। उसके उदाहरण विशाल घास के मैदान मिलते हैं, अंडरलाइन करना इसको। इसके उदाहरण है विशाल घास के मैदानों में मिलते हैं, जहां शाकाहारी जंतु हिरण है, जेबरा है, भैंस है, और इसके अलावा एक नील गाय वगैरह गायें भी होती है, तो वो उसको क्या कहते हैं, वाइल्ड बीस्ट बोलते हैं शायद, वाइल्ड बीस्ट भैंसे वगैरह वो होते हैं। आदि की संख्या अधिक संख्या में होती है, अत्यधिक संख्या में होते हैं। दूसरी तरफ मांसाहारी बाघ है, शेर है, अधिक नहीं होते हैं और शाकाहारियों के शिकार पर ही निर्भर होते हैं वो, अतः उनकी संख्या निश्चित ही रहती है। पौधों के पारिस्थितिकी संतुलन में बदलाव के कारण, जैसे वनों की जो प्रारंभिक प्रजातियां में कोई व्यवधान, जैसे स्थानांतरी कृषि जिससे पेड़ पौधों का विनाश होता है, वनों को साफ करने से प्रजातियों का वितरण है उसमें बदलाव आ जाता है। यह परिवर्तन प्रतिस्पर्धा के कारण है। जहां द्वितीय वन्य प्रजातियां जैसे घास है, बांस है, चीड़ है आदि वृक्षों की प्रारंभिक प्रजातियों के स्थान पर उग जाते हैं वो, और उन्हें प्रारंभिक या ओरिजिनल वनों की संरचना को बदल देते हैं। यही अनुक्रमण सक्सेशन कहलाता है। पारिस्थितिकी असंतुलन कैसे व्याप्त हुआ के कारण नई प्रजातियों का आगमन, प्राकृतिक विपदाएं और मानव जनित कारक भी इसमें प्रमुख है। मनुष्य के हस्तक्षेप से पादप समुदाय का संतुलन प्रभावित हुआ है, जो अंतर्गोत्वा पूरे परितंत्र में संतुलन को प्रभावित करता है। इस संतुलन में कई अन्य द्वितीयक अनुकरण भी आती हैं। प्राकृतिक संसाधनों तथा जनसंख्या में दबाव, क्या बात है, खत्म हो गया, से भी पारिस्थितिकी बहुत प्रभावित हुई है, जिसमें पर्यावरण के वास्तविक रूप में लगभग नष्ट कर दिया है और सामान्य पर्यावरण को भी बुरा प्रभाव डाला है। पर्यावरण असंतुलन से ही प्राकृतिक आपदाएं जैसे बाढ़ है, भूकंप है, बीमारियां आदि इनके कारण संबंधित परिवर्तन होते हैं। विशेष आवास वाले क्षेत्रों पर, जो विशेष प्रकार के आवास में ही रहते हैं, विशेष आवास वाले स्थानों में पौधे प्राणियों समुदायों में घनिष्ठ अंतर संबंध पाए जाते हैं। निश्चित स्थानों पर जीवों में विविधताएं तथा उनके पर्यावरणीय कारकों के संकेतक हैं। इन कारकों का समुचित ज्ञान व समझ ही परितंत्र के संरक्षण और बचाव के लिए प्रमुख आधार है। हाँ जी सर, हो गया कंप्लीट सर? हाँ जी सर। एक तो आप ना ये इसको ना थोड़ा सा, क्योंकि हमारे लिए मुख्य रूप से ये 5 बायोम बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसके जी अलावा सर। बायोम जलीय भी होता है, पर्वतीय होता है, आगे वाले जो डायग्राम है जी थोड़ा सर। बता देना, धीरे धीरे बता जी देना सर। सर। जी सर। एक तो ये कि हमने भी पीछे पढ़ा था बायोम के बारे में,
और बायोम के कुछ प्रकार बताए थे, जो संसार में इन्होंने बताया कि 5 प्रकार होते हैं। वन वाला होता है, मरुस्थल होता है, घास भूमि होती है, जलीय बायोम होता है, और उच्च प्रदेश जो हम बात कर रहे थे उसके बारे में। इसमें क्या सर मोटा मोटा ये बता रखा है कि जैसे वन है, जैसे हम वनों को पढ़ते हैं, तो वन कौन कौन से प्रकार के होते हैं, तो मोटा मोटा फिर ये बता रखा है कि उसकी जो लोकेशन है, एग्जैक्ट प्रदेश कहाँ पर है, और उस पर जलवायु की जो संबंधित जो क्रियाएं हैं उनका क्या प्रभाव पड़ता है, वहाँ की मिट्टी कैसी है, किस तरीके की है, वहाँ पे जो वनस्पति हैं, जन्य जीव हैं, जो जैसे भी जो हम प्राणी जात वाले अलग अलग प्रकार के, वो कौन कौन से पाए जाते हैं, उस तरीके से हमें इसे पढ़ना है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसको तुलनात्मक रूप से पढ़ेंगे हम। जैसे हम पहले वन की बात करेंगे, वन के हम देखेंगे मोटे मोटे से क्या मतलब उनके मतलब जैसे उप प्रकार कौन कौन से। जैसे वन में दे रखा है इन्होंने उष्ण कटिबंधीय। उष्ण कटिबंधीय नाम आते आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि हम कहाँ की बात कर रहे हैं। अगर हम पूरी पृथ्वी की बात करें तो उष्ण कटिबंधीय कहाँ क्षेत्र है, निम्न अक्षांशों पर, ठीक है। फिर उसके बाद में ये बात करता है कि भूमध्य रेखीय, इसकी इसी के भाग है उष्ण कटिबंधीय वाले के, एक तो भूमध्य रेखीय, एक पर्णपाती, क्योंकि उससे मिलते ये निम्न अक्षांशों के लगभग ही मानो आप इस थोड़ा सा। और जब आप हम थोड़े से उच्च अक्षांशों की तरफ चलेंगे उस तरीके से जो हमने पहले जो वन पढ़े हैं उसी तरीके से पढ़े हैं कि निम्न अक्षांशों से हम स्टार्ट हुए थे और हम ध्रुवों तक गए थे, जिसमें लेकर बड़े बड़े पौधों से छोटे छोटे पौधे पढ़े थे हमने। तो पहले तो हमें इसको प्रकार देखे, इसमें कह रहा है कि उष्ण कटिबंधीय है, उसके बाद में कह रहा है भूमध्य रेखीय है, उसके बाद में कहता है कि पर्णपाती है, उसके बाद में कहता है शीतोष्ण है, और ये बोरियल जो टेगा और टुंड्रा वाले वन है, ठीक है। ये हमने देखे कि वन के प्रकार। ऐसे हम मरुस्थल में चलेंगे। मरुस्थल में कौन कौन से मरुस्थल हो सकते हैं भैया, तो गर्म वाले हो सकते हैं जो उष्ण मरुस्थल होते हैं, या फिर अर्ध शुष्क वाले मरुस्थल हो सकते हैं, या तट के पास जो मरुस्थल होते हैं वो हो सकते हैं, या शीत वाले मरुस्थल हो सकते हैं। हमने ये जलवायु में भी पढ़ी है चीजें, एक हम वैसे भी जानते हैं इन चीजों के बारे में भाई, उष्ण कटिबंधीय कौन से होते हैं जो निम्न अक्षांशों पर होते हैं, उच्च अक्षांशों पर कैसे होते हैं, उस तरीके से ये चीजें बता रखी है। फिर हम घास पे चलेंगे। घास में भी हम 2 प्रकार के, एक उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान पढ़ते हैं और एक हम शीतोष्ण घास के मैदान पढ़ते हैं, तो उसके बारे में बता रखा है। जस्ट एक और नेक्स्ट आगे चलते हैं हम। ये जल की बात करता है, जल के किस तरीके का पाया जा सकता है, क्योंकि बायोम को पढ़ रहे हैं, बायोम मुख्य रूप से इन 5 को प्रकार बताया है। तो जल को पढ़ेंगे तो या तो ताजा जल के बारे में हम पढ़ेंगे, और या फिर जो खारा जल है समुद्र, समुद्र के जो जल की बात करेंगे वो बात करेंगे। और पर्वत तो क्या है, एक जगह फिक्स नहीं है, तो अलग अलग जगह अलग अलग सिस्टम है इसका, ठीक है। ये जो कोई ऐसा प्रकार नहीं कि इसमें से कोई प्रकार हो पर्वत, इसलिए। फिर अब हम दोबारा आ जाते हैं शुरू से, अब इनके प्रदेशों की बात करेगा ये। तो अलग अलग प्रदेशों में अब जैसे वनों की बात करेंगे, अब उष्ण कटिबंधीय वन है वो कहाँ पाए जाएंगे, भूमध्य रेखा के आसपास पाए जाएंगे। भूमध्य रेखा से 10 डिग्री अगर आप उत्तर और 10 डिग्री दक्षिण में जाओगे तो आपको स्पष्ट पता चल जाएगा, क्योंकि हम इस चीज को, इस टॉपिक को पढ़ चुके हैं। एक हम तो जो इसमें जो टेबल में दे रखा है ना उसको पढ़ा रहे हैं, ना कि हम कंप्लीट पढ़ा पाएंगे अभी, क्योंकि ये टॉपिक हम पहले पढ़ा चुके हैं। अगर हम उष्ण कटिबंधीय वन को पढ़ाएंगे तो फिर ज्यादा हो जाएगा, इसलिए हम टेबल को देख रहे हैं। आप ये देखो भूमध्य रेखा के आसपास का जो क्षेत्र होगा वहाँ उसमें उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र वो पाए जाएंगे, उष्ण कटिबंधीय वन। और उष्ण कटिबंधीय वन कैसे होते हैं, आपको हमारी बात भी हुई थी कि ये एक तो खैर इसमें ज्यादा नहीं हुई होगी। अच्छा, हम आर्थिक रूप से देखते नहीं इन वनों को, जो उष्ण कटिबंधीय वन होते हैं, जो मतलब जो भूमध्य रेखा के आसपास होते हैं, ये आर्थिक आधार पर सही नहीं होते, क्योंकि आर्थिक आधार पर इनको क्या प्रयोग नहीं किया जा सकता, क्योंकि बहुत घने गहरे होते हैं, इनकी कटिंग वगैरह करना, और ये इनकी जो लकड़ी बहुत हार्ड होती है। तो ये क्या आर्थिक आधार पर नहीं, ये क्या है कि हमारे जो हम जैसे बायो सिस्टम को पढ़ रहे हैं, पूरे पारितंत्र को पढ़ रहे हैं, इसके लिए बहुत अच्छा है। क्योंकि हम कहते हैं ना जैसे अमेज़न के जंगल पढ़ेंगे वो भूमध्य रेखा के आसपास के तो हैं, जो ब्राजील के, वो पृथ्वी के ब्राजील के। फेफड़े कहते हैं उनको। पृथ्वी के फेफड़े क्यों कहते हैं, क्योंकि भाई हमें ऑक्सीजन के लिए सबसे ज्यादा एक ये वनों का जंगल देखे तो वही है, इस तरीके से। अब हम बात करते हैं इसके बाद में ये भूमध्य रेखीय जो जो हम अभी उष्ण कटिबंधीय का मतलब ये हो गया कि हमने बताया 10 डिग्री उत्तर और 10 डिग्री दक्षिण, उसी में एक दे रखा है इन्होंने भूमध्य रेखीय वाले, ये भी वहीं पे पाए जाएंगे 10 से जस्ट थोड़ा सा ऊपर 25 डिग्री तक चले जाएंगे। इसमें दे रखा है A2 करके जो दे रखा है ना, 10 डिग्री से 25 डिग्री उत्तर और दक्षिण दोनों गोलार्धों में होंगे वन, ठीक है। ये कौन से भूमध्य रेखीय वन बोल देते हैं जिनको। फिर आते हैं पर्णपाती। अगर पर्णपाती ये A2 का मतलब पर्णपाती का नहीं दिया है क्या सर, A2 अब मेरी हमें अब आपको बता मैं बता रहा हूँ। देखो हम पढ़ रहे थे उष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय में कौन कौन सा आता है, मैंने आपको भूमध्य रेखीय बताया था। भूमध्य रेखीय जो वन है वो भूमध्य रेखा संबंधित है, उष्ण कटिबंधीय वही है लगभग, और पर्णपाती वहीं का वहीं मिलेगा आसपास। जैसे हम पढ़ते हैं कि जहाँ थोड़ा बरसात जैसे कम हो जाएगी ना भाई, एक तो ज्यादा बरसात भूमध्य रेखा, जैसे हम उच्च अक्षांशों की तरफ चल रहे हैं तो फिर धीरे धीरे क्या हो गया,
भाई जो 10 से 25 दे रखा है ना जो उत्तर और दक्षिण, तो ये जैसे पर्णपाती के लिए दे रखा है। और इसमें हाँ क्या है, अपन देखते हैं कि भाई जो पत्ते वगैरह झड़ जाते हैं। और अब हम एक चीज ये भी पढ़ते हैं कि जो भूमध्य रेखीय पे जो वन होते हैं सदाबहार वन, वो हमेशा ही मतलब हरे भरे होते हैं, ऐसा क्यों? भाई पत्ते नहीं झड़ाते या क्या कंडीशन है वहां पर? लेकिन वहां वर्षा पर हम जब रहती है। देखते हैं ना जी, वहां पर क्या कंडीशन होती है कि वहां पे जो वनस्पति है ना अलग अलग प्रकार की पाई जाती है। और वहां पर जो वनस्पति है ना वो अलग अलग मौसम में अलग अलग टाइम पे वो पत्ते झाड़ते हैं, एक साथ नहीं झाड़ते वो लोग। तो वो पत्ते हाँ जब एक सर। साथ नहीं झड़ेंगे तो कहीं ना कहीं किसी मतलब एक ने झाड़ दिया तो दूसरे ने नहीं झाड़ा, उसका अलग टाइम है, तो इसलिए क्या वो हरा भरा ही दिखेगा हमें। पत्ते तो वो भी झाड़ते हैं, ऐसा नहीं कि वो पत्ते नहीं, मतलब एक बार आ गए तो उसमें पत्ते नहीं झड़ेंगे, पत्ते वो भी झाड़ते हैं, लेकिन उनका टाइमिंग अलग अलग होता है। जबकि हम जी जो सर। नॉर्मल हम पतझड़ क्षेत्र देखते हैं, इसमें लगभग जो वहाँ की वनस्पति है, जो हम पतझड़ की बात करते हैं, थोड़ा सा जब मतलब जो ज्यादा बारिश से थोड़ा कम बारिश की ओर आ गया, थोड़े थोड़े से और उच्च अक्षांशों पे जो 10 से 25 बता रहे हैं, तो वहां पे क्या है कि वो वनस्पति होती है एक जैसी होती है लगभग, वो एक ही टाइम में क्या करती है, पतझड़ हो जाती है। इसलिए जी सर। वो हरे भरे हो जाते हैं, कौन से, सदाबहार वन, क्योंकि वो अलग अलग टाइम पे होते हैं इसलिए। ठीक है, इसमें एक चीज कह रखी है जो शीतोष्ण वन के बारे में बता रखा, अगला जो बी दे रखा है, ये शीतोष्ण वन के बारे में बता रहा है कि शीतोष्ण वन कहाँ पाए जाएंगे। अब शीतोष्ण वन, आपको शीतोष्ण का नाम आया, आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि हम उच्च मध्यम अक्षांशों पर पहुंच चुके हैं, मतलब ये लगा लो आप। मध्यम अक्षांश कहाँ पे होंगे, जैसे हम बात करेंगे इसमें पूर्वी उत्तरी अमेरिका, उत्तरी पूर्वी एशिया एवं पश्चिमी मध्य यूरोप, ये जो क्षेत्र है मध्य वाला, जो शीतोष्ण एक वाला है, डिग्री से वहां की चार कटिबंध वाले। जी, तो वहां की बात कर रहा है। फिर उसके बाद में बोरियल वाला है जो और उच्च अक्षांश पर पहुंच गया हूँ, जो टेगा टुंड्रा वनों की बात करते हैं, इसी में ये बात बता रहा है। यानी कि हम प्रदेशों को पढ़ रहे हैं उनके, आपने नाम देखा, नाम के साथ आप प्रदेश पढ़ रहे हैं हम इस टाइम, कि भाई इस नाम से बोरियल पढ़ा हमने। अब बोरियल एक शब्देशा है, जिस बच्चे ने मान लो एनसीईआरटी पढ़ी उसमें शब्द दे रखा है बोरियल, लेकिन अगर जिसने नहीं पढ़ा होगा तो उसके लिए नया शब्द लगेगा, उसको लगेगा अरे क्या आ गया बोरियल, किससे संबंधित है, वैसे पूछ ले किससे संबंधित है बोरियल। तो कुछ कहीं ना कहीं एनसीईआरटी इसलिए पढ़ते हैं हम, क्योंकि कुछ शब्दों पे हमारी पकड़ अच्छी हो जाती है, कॉन्सेप्ट अच्छे हो जाते हैं हमारे। तो ये बोरियल जो बता रहा है कि यूरेशिया, अब यूरेशिया आपको बताने की जरूरत नहीं है, यूरोप और एशिया को मिलाकर जो एक हमारा महाद्वीप बना है, दो महाद्वीपों को, वो क्षेत्र उसको यूरेशिया कहते हैं। उस वे उसमें भी जैसे एक और बात करते हैं उत्तरी अमेरिका का जो उच्च अक्षांशी भाग, मतलब हम उच्च अक्षांश और पहुंच चुके हैं अब इस टाइम, टेगा टुंड्रा की बात कर रहे हैं। जैसे साइबेरिया का कुछ भाग आ जाता है, अलास्का का आ जाता है, कनाडा का आ जाता है, और स्कैंडिनेविया देश, ये जो तीन देश है ना ऊपर, नॉर्वे स्वीडन और फिनलैंड, इनको बोलते हैं ये स्कैंडिनेवियन। यहीं पर एक दक्षिण पर्वतमाला भी है इसमें जी। दक्षिणी गोलार्ध के किसी क्षेत्र का नाम क्यों नहीं है सर इसमें, बोरियल वाले सर मैंने जब हम उसको पढ़ रहे थे, जब टेगा टुंड्रा को जब पढ़ते हैं ना सर, जलवायु क्षेत्र भी पढ़ रहे थे हम, तो ये क्या सिर्फ उत्तरी गोलार्ध के लिए यूज किए जाते हैं सब। और उस टाइम जब हम जलवायु पढ़ रहे तब भी मैंने इस चीज का जिक्र किया था कि क्योंकि हाँ, स्थल भाग है वो ज्यादा कहाँ पर है, मतलब हम देखें दोनों गोलार्धों में तो उत्तरी गोलार्ध उत्तरी है, गोलार्ध तो में। उत्तरी गोलार्ध में ज्यादा है, तो उस हिसाब से क्या है जलवायु को ज्यादा हम उत्तरी गोलार्ध के हिसाब से पढ़ते हैं। और वो जो टेगा टुंड्रा जो शब्द है ज्यादातर हम किसके लिए प्रयोग करते हैं, उत्तरी गोलार्ध के लिए, इसलिए इसके शब्द नहीं दिए, क्योंकि वहाँ क्षेत्र इतना है नहीं ज्यादा, जल ज्यादा है, अधिक है। और जब हम जब अंटार्कटिका पे पहुंच जाएंगे तो वहां पे तो बर्फ ही बर्फ है, और बर्फ ज्यादा है तो आपको पता है बस काई वगैरह थोड़ी बहुत मिल सकती है, लेकिन ये जो टेगा टुंड्रा वाले वन नहीं मिलते ज्यादा। तो इस वजह से, और जो स्पेशल जो क्षेत्र जिसके लिए जाना जाता है ना, वो उसी के नाम से फेमस हो जाता है, इस तरीके से। अब हम प्रदेश पढ़ रहे थे किसके, हम वनों के प्रदेश पढ़ रहे थे भाई, जैसे उष्ण कटिबंधी के पढ़ लिया हमने, ऐसे ही शीतोष्ण के भी और बोरियल के भी। ठीक है, ये चीज आप एग्जैक्ट पहले पढ़ चुके हो, वही चीज एक बस एक आपको ओवरव्यू एक थोड़ा सा दिया गया है इसमें। अब हम इसी के बारे में थोड़ा सा आगे नहीं बढ़ेंगे, पहले हम इसी को पढ़ लेते हैं। जैसे जलवायु संबंधित कुछ विशेषताएं बता रखा है इसके बारे में। अब हमने जो जलवायु पढ़ी है, आप देखिए कोई भी चीज होगी जलवायु पढ़ ली ना जिसने एक बार, जलवायु जैसे हम प्रदेश पढ़ लेते हैं कुछ भी, देखो उससे बहुत सारी चीज जुड़ी होती है। जैसे हम अगर बरसात की बात करेंगे, पानी की जो बात करते हैं, तो वो आप उसके जलवायु के आधार पर पढ़ते हैं। हम मिट्टी की बात कर देंगे, मृदा, उसके हिसाब से आप पता चल जाएगा मृदा कहाँ पे कैसी मिलेगी, क्योंकि जहां ज्यादा बरसात होगी तो कैसी मिलेगी, और कम होगी तो कैसी मिलेगी, वो चीज हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद में हम वन पढ़ चुके हैं, वनों भी हम किसका आधार पर, जलवायु का आधार पर पढ़ सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो जलवायु के जो कारक हम पढ़ चुके हैं, अगर वो हमारे दिमाग में है कि किस तरीके से जलवायु को हम जो अलग अलग आधारों पर हमने बांटा था, उस तरीके से अगर हम देखेंगे, वहां की वनस्पति का भी पता चल जाएगा, घास का भी, हर चीज का पता चल जाएगा, तापमान का पता चल जाएगा, है ना। बहुत सारी चीजें जो हम पढ़ रहे हैं अभी इसी चीज को ये कह रहे हैं, जलवायु संबंधी जो विशेषताओं को कह रहा है, जो उष्ण कटिबंधीय की बात कर रहा है कि इसमें तापमान कैसा होगा।
अब ये तो पक्का पता है हमें कि भाई तापमान ठीक होगा, उच्च होगा, मतलब एक ज्यादा कम नहीं होगा, ज्यादा ऐसा भी नहीं होगा कि भाई जो ज्यादातर यही आता है, आपको पता भूमध्य रेखा पे, ठीक है। लेकिन इससे भी ज्यादा ताप कहाँ मिलेगा, हम अयन रेखीय भागों में, एक वो कंडीशन अलग थी। लेकिन हम सिर्फ ये पढ़ रहे हैं कि जो ये हम बात करें भूमध्य रेखीय जो वन है, यहाँ पर जो तापमान कितना लगभग पाया जाता है, तो 20 डिग्री से 25 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, लगभग एक समान वितरण पाया जाता है। क्योंकि यहाँ पर हम देखते हैं कि जो जब मौसम देखते हैं तो लगभग समान सा ही रहता है, ना ज्यादा अधिक गर्म ना ज्यादा ठंडा, क्योंकि वहाँ बरसात भी होती रहती है, ऊपर से जो सूर्य की किरणें भी होती हैं। तो मौसम, आप जैसे हम भारत में जब साउथ में जाते हैं समुद्र के पास, तो ऐसा लगता है कि यार यहाँ तो ना ज्यादा सर्दी है ना गर्मी है, और कभी भी चले जाओ आप वहाँ पे, आपको अधिक ना सर्दी महसूस होगी ना ज्यादा गर्मी महसूस होगी। तो वो चीज, वो एक सम जो क्षेत्र हो जाता है ना उस तरीके से। अब ये बात कर रहा है जैसे पर्णपाती वनों के लिए, अब उसके लिए तापमान कितना होगा, थोड़ा सा और हल्का सा बढ़ जाएगा, क्योंकि हम कहाँ बढ़ रहे हैं, थोड़ा सा अयन रेखीय साइड हम बढ़ रहे हैं, तो थोड़ा सा तापमान इसके मुकाबले ज्यादा होता है। ये चीज हम पहले पढ़ चुके हैं। अगर आप इस चीज को पूछे क्यों, इसके रीजन हम पहले बता चुके हैं कि हम ये बताते हैं कि अगर भूमध्य रेखा पर तापमान ज्यादा होता है या अयन रेखियों के लगभग, तो अयन रेखियों वो बातें हम कर चुके हैं। तो ये कह रहा है A2 में कि तापमान 25 डिग्री से 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। वर्षा वार्षिक औसत कितनी होती है, 1000 मिलीमीटर। अब आपको ये पता होना चाहिए, इसका सेंटीमीटर की बात करें तो कितना होगा भाई, अगर 1000 मिलीमीटर को हम सेंटीमीटर में परिवर्तित करेंगे तो कितना होगा। और आप ज्योग्राफी के हम स्टूडेंट हैं, हमें आना चाहिए जी, कोई बताए। हेलो, आवाज आ रही मेरी? हाँ जी हाँ जी, एक जी सेकंड सर। एक सेकंड। तो सर आप कोशिश ये करिए, mm क्योंकि जी मैं 100 करता हूँ सर, सेंटीमीटर होगा सर। ये जो मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो कितनी हो जाएंगी 1000 का? 100 सेंटीमीटर। मिलीमीटर है क्या? हाँ हाँ 100 होंगे ना सर। हाँ, एक जीरो हटा देंगे, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, इसलिए हम जी वापस आएंगे तो 100 हो जाएंगे। ठीक है, कई बार ऐसा ही होता है। जैसे इसमें कई आ, आंकड़े हैं सर। जी एक सर। तो एक तो मीटर है, 10 डेकामीटर है, 100 सेंटीमीटर है। अगर मीटर पूछे ना तो 1 मीटर है, और डेकामीटर पूछे ना, डेसीमीटर पूछे ना, डेसीमीटर तो 10 डेसीमीटर है, और सेंटीमीटर पूछे तो 100 है, और मिलीमीटर पूछे तो 1000। 1000 है। जी सर, क्योंकि हम जब ज्योग्राफी में हम किसको पढ़ते हैं, मापनी को पढ़ते हैं, तो ये सारी चीज़ हमारे सामने आती हैं। भाई सबसे बड़ा हाँ किलोमीटर है, फिर हम पढ़ते हैं हेक्टोमीटर, फिर डेकामीटर, फिर मीटर, फिर डेसीमीटर, फिर सेंटीमीटर, फिर मिलीमीटर, वो क्रम उस तरीके से। और जब इंच में पढ़ते हैं हम, वो तो खैर आपको पता नहीं, ज़्यादा जरूरत नहीं, आप ज्योग्राफी स्टूडेंट हो, तो वही चीज़ है ये, है ना, उसको अपन परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा आगे बात करता है ये बी। बी का मतलब हो गया, यहाँ पे शीतोष्ण की बात कर रहे हैं हम। तो ये कहता है कि शीतोष्ण पे होता है 20 से 30 जो सेंटीग्रेड की बात कर रहा है, और वर्षा समान रूप से वितरित होती है। ये कहता है कि 750 से 1500 मिलीमीटर। ठीक है, इसका मतलब आप इसको सेंटीमीटर में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। ये क्या है, अब देखो ये फैक्ट है, ये आंकड़े हैं, एनसीईआरटी में दे रखे हैं। अब इनकी भाई किस तरीके से देखें, कॉन्सेप्ट तो हमारा ये है कि हम जब हमारे दिमाग में अगर जलवायु प्रदेश हमने, और जो हमने पृथ्वी को अलग अलग आधार पर देखा है, हमने पवन पेटियों को भी देखा है ना, हमने तापमान का आधार पर भी देखा है, वितरण जो देखा था हमने, तो उस आधार पर आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे शायद इस चीज को कि कहाँ पर कितना क्या होगी, बरसात कहाँ पर ज्यादा होगी। क्योंकि इसको पूरे को पढ़ने के लिए हमें फिर वापस जाना पड़ेगा, और ये हम जब नेक्स्ट टाइम अगर जैसे देखेंगे ना, तो और अच्छे से क्लियर कर देंगे, कोई चीज आपका डाउटफुल हो स्पेशल। लेकिन ये आंकड़े हैं, आंकड़े आपको याद ही करने पड़ेंगे। जैसे ये कहता है कि अब जो बोरियल जो टेबा बने उनके लिए बता रहा है कि छोटी आर्द्र ऋतु, मतलब आर्द्र ऋतु मतलब जिसमें जैसे पानी की मात्रा वगैरह की जो आर्द्रता की बात कर रहा है, उसमें वो ऋतु कैसी है, छोटी है। और मध्यम रूप से गर्म ग्रीष्म ऋतु लंबी। क्या कह रहा है कि मध्यम रूप से जो गर्म ग्रीष्म ऋतु होती है, तथा लंबी वर्षा रहित, मतलब जो वर्षा रहित यानी कि आर्द्रता की कमी होगी इसमें, शीत ऋतु। शीत ऋतु कैसी होगी, जो कैसी होगी, वर्षा रहित, मतलब थोड़ी कम होगी उस तरीके। वर्षा मुख्यतः हिमपात के रूप में 400 से 1000 मिलीमीटर होती है। क्योंकि इसने एनसीईआरटी में जो डाटा दे रखा है ना, वो मिलीमीटर में दे रखा है। इस सारणी में कंप्लीट हम ऊपर से नीचे देखेंगे ना, सारा मिलीमीटर में। तो कई बार बस हमें ये देखना है मिलीमीटर को सेंटीमीटर हमें कैसे कन्वर्ट करना है, तो हम थोड़ा, क्योंकि आंकड़ा हमारे सामने कोई भी आ सकता है। ठीक है, अब जैसे हम एक क्वेश्चन पूछते हैं, एक बार क्वेश्चन भी आया था इससे जुड़ा हुआ, कि राजस्थान को बराबर भाग में बांटने के लिए मतलब कितनी मिलीमीटर वर्षा उत्तरदायी है। मैं आपको ऑप्शन देता हूं, 50 मिलीमीटर, 500 मिलीमीटर, 100 मिलीमीटर, या इनमें ये सभी।
500 मिलीमीटर। हाँ, क्योंकि वैसे हम हम्म, 50-50 करते रहते हैं, लेकिन वो सेंटीमीटर है, जी हम्म, सर। लेकिन उसने मिलीमीटर पूछ लिया। अब अगर बच्चे ने थोड़ा सा मतलब जो समझ रहा है चीजों को वो तो कर लेगा, लेकिन कई बार 50-50 देख के तो टाइम लगता ही कहाँ है, 50 देखा अपना ही वो ऐसा लगता है अपना जैसा ही, कोई दिक्कत नहीं है। इतना तो फिर टाइम वो कहाँ है ऐसा, सर? जी सर ऐसा हो जाता है। तो ये चीजें सही डिस्कस है। से कुछ चीजें होती हैं सर, जैसे माइंड में हम जो आप जरा हमसे हम्म, क्वेश्चन पूछते हो तो कहीं ना कहीं हमें एक्टिव करते हो आप। इसी तरीके से मैं कोशिश कर हम्म, रहा हूँ कि जैसे कुछ चीजें, जैसे हमसे गलतियां हो सकती हैं, जब सही है सर सर। हमसे कुछ चीजें पूछते हैं तो हम एक्टिव हो जाते हैं ऑटोमेटिक, यार कुछ ना कुछ अलग पूछने की कोशिश चल रही है। क्योंकि अगर इतनी चीजें आसान होगी तो फिर हर कोई हम्म, आज के टाइम लेक्चरर होगा ना, ये नॉर्मल सी बात है, सही है तो कुछ सर। ना कुछ अलग करना ही पड़ेगा थोड़ा सा। जी। अब इसके बाद हम मृदा की पढ़ेंगे। अब मृदा कैसी होनी चाहिए, अब मृदा को भी हम पढ़ चुके हैं, जिसमें अच्छा ह्यूमस की मात्रा सर्वाधिक किस मृदा में पाई जाती है, नॉर्मली पूछ रहा हूँ क्वेश्चन। पेट मृदा। हमने, जी, पीठ अच्छा में। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ तो इस तरीके से हमें अगर प्रतिशत है, थोड़ा बहुत, हाँ 40 से प्रतिशत 50%, है 40 से 40 से 50, 45 नहीं है, 45 40 के से करीब नहीं 50, बताई। 40 से अच्छा 50, 40 40 बताइए। से 50, अच्छा 40। 40 से 50% मृदा में उसमें क्या मिलती है, ह्यूमस मिलती है। ह्यूमस और वो भी मिलती बता दिया था कि भूमध्य रेखा पर अधिक क्यों नहीं मिलती, ठीक है। है। अच्छा अब ये मृदा की बात कर रहा था, ये कर रहा है कि जो भूमध्य रेखा के आसपास है वो वहाँ अम्लीय पोषक तत्वों की कमी होती है, क्योंकि वहाँ बरसात बहुत अधिक होगी, है हम्म। ना। और वहाँ के जो कुछ है पोषक तत्व वगैरह हम उसके बारे में पढ़ चुके हैं, तो उस अम्लीय एक और बात पोषक तो है तत्व। सर, जी सर। एक बात तो है, बायोम हमारे चैप्टर में नहीं है परंतु मृदा तो हमारे चैप्टर में है। जी सर। तो मृदा तो हम सर देख सकते हैं ना कभी कहाँ पर कौन सी किस प्रकार की मृदा पाई जाती है, तो ये सर हमारा देखने को, थोड़ा। अब सुनो हाँ। सर मेरी बात, देखो वन अपने हैं, वन हमने पढ़ हम्म, लिए, ये है एक्चुअल में, और वन से ही और मृदा से और जलवायु, जलवायु हम पढ़ चुके हैं। इसमें शायद ऐसी कोई चीज नहीं जो हमारे नहीं है, सब है। और जब आप आर्थिक भूगोल पढ़ोगे, जब उसमें प्राकृतिक संसाधन पढ़ोगे, फिर कुछ बचेगा ही नहीं सर। क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं भाई, जो कोई भी ऐसा संसाधन जो इंसान के काम आ सकता है वो भी चीज है। फिर ऐसी कौन सी चीज है जो इंसान काम नहीं आ रही। दूसरी बात, प्राकृतिक संसाधन वो भी जो इंसान का हस्तक्षेप नहीं उनमें, कुछ चीज ऐसी भी है जैसे मृदा है, बहुत सारी जगह तो है, बहुत सी जगह नहीं है। तो कहीं ना कहीं एक सी कोई चीज नहीं है जो हमने पढ़ी नहीं है, और ऐसी कोई चीज नहीं है जहाँ से क्वेश्चन आ नहीं सकता, आ सकता है। और ये चीजें नॉर्मल है, ये ऑप्शन के आधार पे भी अगर आपकी समझ, जैसे हमारी समझ कोई चीज अगर विकसित है तो हम इस चीज में कोशिश कर सकते हैं अच्छे से करने की। और जो इसकी जो मेन पावर कहाँ से होती है, आप इस जितने क्वेश्चन निकालते हैं इन चीजों के, इतनी ज्यादा पावर होती है, क्योंकि क्वेश्चन जो पहले आए हुए हैं वो हमें समझ विकसित कराते हैं कि पहले एग्जैक्ट क्वेश्चन बन किस तरीके से रहे। क्योंकि हम थ्योरी पढ़ ली हमने, हमारी समझ विकसित हो गई है, लेकिन जो लैंग्वेज पे जो पकड़ होनी चाहिए वो क्वेश्चन से होती है। कई बार आता हो क्वेश्चन भी गलत हो जाता है सिर्फ लैंग्वेज की वजह से। हम्म, तो वो चीज है सर। हाँ सही है आप सर। बिल्कुल, आप ये जो कह रहे हो ना कि मृदा को देख सकते, बिल्कुल देख सकते हैं। वनस्पति पढ़ रहे तो वनस्पति को देख सकते हैं, लेकिन अगर हम अब कंप्लीट इसको दोबारा पढ़ने की कोशिश करेंगे तो हमें वन भी पढ़ने पड़ेंगे, हमें फिर मृदा भी पढ़नी पड़ेगी, हमें जलवायु भी पढ़नी पड़ेगी, हमें अक्षांश देशांतर तापमान भी पढ़ना पड़ेगा। वो सारी चीजों का मिक्स है, और वो हम चीज पढ़ चुके हैं, क्योंकि अपने अपने आधार पर हम दोबारा भी पढ़ रहे होंगे सब, मुझे ऐसी उम्मीद है आप सबसे। तो फिर कहीं ना कहीं वो चीजें एक दूसरे से कोरिलेट होती हैं, है ना। और ज्योग्राफी में तो ऐसी कोई चीज नहीं है जो एक दूसरे से अलग कर सकते हो आप, कोई भी चीज नहीं हो सकती। सही है जी सर। सर। आप किसी भी टॉपिक से क्वेश्चन उठाकर, अच्छा पिछली बार एक फर्स्ट ईयर में जैव कैसे जैव पारिस्थितिकी की शायद ऐसा कुछ क्वेश्चन आ गया फर्स्ट पेपर में, जिसमें भारत की ज्योग्राफी है ही नहीं, पूछ लिया उसने ऐसा कुछ करके। अब वो कहीं ना कहीं क्वेश्चन उन्होंने उठा दिया जलवायु से संबंधित। अब बताओ, और कुछ करंट से जुड़ गया, वो कहीं ना कहीं से आ जाती है। कुछ चीजें ऐसी होती है कि उनको ना क्वेश्चन डिलीट करवा सकते फिर आप। तो कहीं ना हम्म, कहीं चीजें ऐसी होती हैं जो ऑटोमेटिक जुड़े होते हैं, और हम तो मैं ज्योग्राफी के स्टूडेंट हैं। मेरे मेरे पास है ना पर्सनली मैसेज बहुत सारे आते हैं लड़कों के, एक्स वाई जेड लड़कियां भी है, तो वो भी क्या करते हैं। सर। वो पूछते हैं कि सर एनसीईआरटी का जो लास्ट वहाँ पर चैप्टर है ना दो, वो जी हमारे सर। टॉपिक में नहीं है, क्या उनको पढ़े या नहीं पढ़े। तो मैं सभी को यही कहता हूँ कि आप उनको पढ़ो। पढ़ने से ना मतलब एक दिन में या 2 दिन में आपका कुछ होता नहीं है, परंतु आप उसको पढ़ोगे ना तो आपकी समझ बहुत अच्छी विकसित होगी भी असल में चीजें क्या है और कैसे काम कर रही है जीवों के ऊपर। जी सर। तब नहीं बहुत अच्छी बात है, क्योंकि समझ आपकी विकसित जितनी ज्योग्राफी में तो, और ये एनसीईआरटी तो है ही क्या सर, छोटे से दो तो तीन तीन हम्म, चार पन्ने दे रखे हैं। और अगर पढ़ लेंगे तो कहीं ना कहीं तो ज्योग्राफी में ऐसा नहीं है, अगर आप कहोगे कि हमारा अक्षांश देशांतर डायरेक्ट नहीं है, मत हो, लेकिन आप पूरी ज्योग्राफी उसको बिना पढ़ ही नहीं सकते। नहीं सही है सर। डायरेक्ट नहीं है, मत हो ना हो, लेकिन आप उसके बिना ज्योग्राफी कैसे तैयार कर लो बताओ, वो चीज है सर, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। ठीक है, अमृता पढ़ रहे थे हम, इसमें कह रहे हैं कि जो उष्ण जो मतलब भूमध्य रेखा का आसपास का जो क्षेत्र है उसमें क्या है, कुछ अम्लीय या पोषक तत्व इनकी कमी, पोषक तत्व समझ सकते हो जो उसके लिए जरूरी आवश्यक कुछ पोषक तत्व तो उनकी कमी होती है। लेकिन अब जस्ट हम सेकंड पढ़ेंगे जिसमें
पर्णपाती वनों की बात कर रहे थे हम, उसमें पोषक तत्व थोड़े ज्यादा पाए जाते हैं उसके मुकाबले। फिर हम पढ़ रहे हैं शीतोष्ण वाले, इसका मतलब ये हो गया कि उपजाऊ अवघटक जीवों वे कूड़ा करकट आदि पदार्थों से भरपूर होते हैं। अब देखो जितने ऊपर जा रहे हैं हम थोड़ा सा उस, देखो ये चीज पोषक तत्व बढ़ते जा रहे हैं ना उस तरीके से। और फिर हम सी पढ़ रहे हैं अम्लीय वाला, मतलब वो पढ़ रहे हैं हम जो कहाँ की बात करें, टुंड्रा वो वाला जो बोरियल वाला क्षेत्र है, इसको करें अम्लीय वे पोषक तत्वों की कमी मिट्टी की अपेक्षाकृत परत, जो पतली परत पाई जाती है। अब जैसे मोटी परत कहाँ पाई जाएगी ये भी देखो ये, और जितना हम जैसे कहाँ पर चले जाएंगे उच्च अक्षांश है वहाँ पतली, क्योंकि वहाँ पे क्या है थोड़ा उच्च भी हो गया है ना, और फिर क्या वहाँ बर्फ वगैरह ज्यादा पाई जाएगी, तो इस वजह से कई चीजें होती है वहाँ पतली परत पाई जाएगी उसके अपेक्षाकृत और मुकाबले। अब सर इसी में ही चीज, अब देखो हमने वन पढ़े हैं, अब वन कहाँ पे भाई कहीं ना कहीं मृदा पे उत्पन्न होते हैं, और वो साथ में जलवायु तापमान पढ़ लिया हमने उससे संबंधित, अक्षांश देशांतर पढ़ लिया उसके बारे में, और उसी में ये है कि कौन कौन से वनस्पति क्या क्या चीजें पाई जाती हैं उनमें। अब जैसे हम बात करेंगे कहाँ पर, जब हम भूमध्य रेखा के आसपास बात करेंगे तो वहाँ मुख्य रूप से क्या क्या चीजें, जैसे इसमें बता रखा है कि असंख्य वृक्षों के झुंड, मतलब इतने असंख्य जिनको गिन भी नहीं सकते, बहुत सारे से झुंड पाए जाएंगे आपको, लंबे वन पाए जाएंगे, घने वृक्ष पाए जाएंगे। अगर सर हम कह रहे हैं अगर आपने जलवायु को अच्छे समझा है तो इसको समझने में बिल्कुल आसान है सारी चीजें, ये नॉर्मल सी बात है आपको बार बार, क्योंकि हमने जब उसको जलवायु को पढ़ रहे थे उस टाइम भी बता रहे थे, हमने वन पढ़े थे तब भी, मृदा पढ़ रहे थे तब भी, क्योंकि सबसे ज्यादा लंबे वृक्ष कहाँ पाए जाएंगे, भूमध्य रेखा के आसपास, और इतने घने वृक्ष पाए जाएंगे बहुत जबरदस्त वाले, तो उस तरीके से फिर ये बात करता है। एक एक और तत्व काम करता है जिसमें क्या होता है, ऊंचे क्यों होते हैं, क्योंकि ना वृक्ष क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण करते हैं, और जब प्रकाश संश्लेषण करते हैं ना तो कुछ पौधों को प्रकाश नहीं पहुंच पाता, तो वो उनमें होड़ मच जाती है ऊंचा बढ़ने की। कौन प्रकाश संश्लेषण करेगा, तो वो सूर्य की प्रकाश के सीध में आना चाहते हैं, तो इस कारण क्या है वो ऊंचे बढ़ते हैं। जी सर। और इसके अलावा एक और पढ़ा था हमने कि भी जो भूमध्य रेखीय वन होते हैं ना, जैसे ये अमेजन बेसिन है, तो यहाँ के वनों को आप क्या कहते हैं, सोलास ब्रेक वगैरह एक्स वन, बोल, एक ब्रेक एक्स हो गया, सोलास तो यहाँ कहेंगे दक्षिण बिल्कुल जी, जो कुल्हाड़ी को तोड़ दे। हाँ कुल्हाड़ी तोड़, क्योंकि ये ना आर्थिक दृष्टि से आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण वन नहीं है ये। हाँ अच्छा, फिर सर एक चीज ये आती है कि मतलब जो हम जितनी स्पोर्ट्स वगैरह की चीज बनाते हैं है ना, जितनी भी स्पोर्ट्स वगैरह के खेल की चीजें बनाते हैं, और जो आर्थिक रूप से ज्यादा महत्वपूर्ण कौन से वन है, अगर ये नहीं है तो ये शीतोष्ण कटिबंधीय जो मुलायम लकड़ी के वन होते हैं ना वो। हाँ जैसे हम जितने वगैरह वो सर, सागवान, हाँ, जो सागवान कुछ तो पर्वतों पर जो पाया जाता है ना मैडम, सही करिए, जैसे चीड़ वगैरह के वन, क्योंकि स्पोर्ट्स के बहुत अच्छे उससे जैसे बनाए जाते हैं स्पोर्ट्स ज्यादातर, क्योंकि उसमें लचीलापन होता है, जबकि ये हार्ड होती हैं, जो आप अभी कह रहे हैं कि कुल्हाड़ी को तोड़ देते हैं, ये इतने कठोर होते हैं ये वाले जो भूमध्य रेखा वाले, लेकिन इसके मुकाबले वो क्या लचीले होते हैं। और जब हम किसको पढ़ेंगे, प्लेन टेबल सर्वेक्षण पढ़ेंगे ना हम, जब उसमें देखना चीड़ वगैरह के ये शब्द यूज किया जाएगा, जो टेबल को बनाएंगे कि उस चीड़ की लकड़ी जैसे लगी होंगी उसमें, इस तरीके से, तो वो चीजें हम होती है ना, कठोर लकड़ी है ना, वो एक किसी सांचे में ढल नहीं पाती है, आप उसको अगर काटोगे ना तो बिना ग्राइंडर या बिना कटिंग मशीन के अच्छी से शेप नहीं लेंगे, परंतु जो मुलायम लकड़ी होगी ना तो उसको आप ना एक निश्चित आकार दे सकते हो किसी भी प्रकार का, दरवाजे बनाने में, इसके अलावा बैट बनाने में, बेसबॉल की है जो यानी कि डंडा, या फिर इसके अलावा जो विकेट की XYZ जितनी भी जो फर्नीचर वगैरह है ना उसमें एक शेप दे सकते हैं हम उसमें। जी सर। अब हम इसके बारे में जी, अभी इसमें क्या है कुछ जैसे, अब जो आप जिसकी बात कर रहे थे ना सर, कि जो आप बता रहे थे कि कुछ बड़े पौधों में होड़ रहती है और उसके नीचे कुछ छोटे छोटे पौधे रह जाते हैं, वो कभी विकास ही नहीं कर पाते, छोटे छोटे पौधे भी रह जाते हैं, और वैसे हम देखते हैं तो लेकिन हमने पढ़ा था कि 60 मीटर तक भी ऊंचे चले जाते हैं, लेकिन जो इसमें जो कुछ पादप वगैरह जो ये ऊंची ऊंची जो इस तरह ये हमने वन देखे हैं, इसमें क्या है इनके कुछ लताएं भी पाई जाती हैं उनमें, जिसको लियाना बोलते हैं, लियाना लताएं ऐसा कुछ करके, और एक ये अधिपादप बोलते हैं जो एपीफाइटिक बोलते हैं इनको, जो ये आपस में फाइट करते रहते हैं, इसलिए शब्द दिया गया है। चल ठीक है, वो अलग चीज है, वो हमने उस चीज के बारे में पहले जान लिया। अब कह रहे हैं ये कि भाई जो ये पढ़ लिया हमने, असंख्यक क्या होते हैं, वृक्षों के झुंड होते हैं, लंबे घने वृक्ष होते हैं। यहाँ पर कहाँ पर पढ़ रहे हैं हम, भूमध्य रेखा का आसपास क्षेत्र। आपके दिमाग में एक चीज रहनी चाहिए, हम कहाँ की चीजें पढ़ रहे हैं, क्योंकि जब तक हम उस चीजों को नहीं पढ़ेंगे तो हम उससे रिलेट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, फिर आगे कहता है ये जो पर्णपाती वनों के बारे में कुछ बता रहा है, ये कह रहा है कि कम घने उसके मुकाबले, किसके मुकाबले, जो हम घने पढ़ चुके हैं अभी, कम घने मध्यम ऊंचाई के। अब देखो सबसे ज्यादा ऊंचाई कहाँ पर थी, हम नॉर्मल सी बात है भूमध्य रेखा, उससे थोड़ा सा हम कहाँ चले, पतझड़ों की तरफ चल गए, तो कम घने
और क्या होते हैं, मध्यम ऊंचाई के वृक्ष होते हैं। अधिक प्रजाति का एक साथ पाया जाना, दोनों में कीट पतंगे, भाई ये कह रहा है कि अधिक प्रजाति का एक साथ पाया जाना इस चीज की विशेषता बतलाता है। और कहता है कि दोनों में कीट पतंगे, चमगादड़, पक्षी व स्तनधारी जंतुओं का पाया जाना। ठीक है, उसके अलावा अब आगे की बात करेंगे, इसमें क्या कुछ चमगादड़ है, कुछ पक्षी वगैरह, ये चीज नॉर्मल जब स्पेशली टॉपिक होता तो शायद हमें और ज्यादा इंपॉर्टेंस हो जाती कि भाई किसमें क्या, कौन से वन में क्या चीज पाई जाती है। हमारे ज्यादा नहीं है कि हम ओवरव्यू ले सकते हैं, और भी हम इसके अलावा पढ़ सकते हैं, लेकिन अभी इसमें जैसे पतझड़ों में दिया है चमगादड़ है, कीट पतंगे हैं वगैरह वगैरह। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे इसमें शीतोष्ण कटिबंधों में, इसमें क्या, मध्य घने चौड़े पत्ते वाले वृक्ष, पौधों की प्रजातियों में कम विविधता, जैसे ओक, बीच, मेपल आदि। सामान्य प्रजातियां जैसे गिलहरी, खरगोश, पक्षी, काले भालू, पहाड़ी शेर, अब स्कंकर। अब ये सर जब ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है अगर हमारी स्पेशल टॉपिक होता है, लेकिन हमें नॉर्मल एक जानकारी होनी चाहिए। हम इसको स्पेशल हम एक एक शब्द को पढ़ लेते, एक एक शब्द को रट लेते, हम ये भी बता देते हैं कि कौन सी चीज कहाँ पे, लेकिन अभी हमारा डायरेक्ट नहीं है तो शायद इतना क्वेश्चन नहीं बनेगा, लेकिन समझ विकसित हो रही है हमारी, भाई ये चीजें होती हैं। उसके बाद में हम जो बोरियल वाले की बात करेंगे, वहां पर सदाबहार कोणधारी वन पाए जाते हैं, जैसे पाइन। अब देखो, आप पाइन की लकड़ी बहुत काम आती है, आप दरवाजे वगैरह कुछ भी बनवाते हो कि पाइन की लकड़ी की हम खिड़कियां बनवा रहे हैं, ये करवा रहे हैं, तो ये चीजें कहीं ना कहीं वो चीज है। फर, स्प्रूस आदि। कटफोड़ा, चील, भालू, हिरण, खरगोश, भेड़िए, चमगादड़ आदि मुख्य प्रजाति यहाँ पे पाई जाती है। अभी हम वनों को पढ़ रहे थे, वनों के बारे में हमने क्या पढ़ा, उनके प्रदेश पढ़े, उनके ऊपर कारक पढ़े, हमने जलवायु संबंधी उनकी विशेषताएं पढ़ी, हमने मृदा को पढ़ा, हमने वहाँ की वनस्पति और जो हमें उसमें प्राणी जो रहते हैं उनके बारे में पढ़ा। ये मोटा मोटा दे रखा है इन लोगों ने। ठीक है, अब हम मरुस्थल के बारे में पढ़ेंगे। अब मरुस्थल आपको पता रहना चाहिए कि गर्म और उष्ण मरुस्थल कौन कौन से हैं, जैसे सहारा मरुस्थल है, उसके बाद में दे रखा है कालाहारी मरुस्थल है, और एक रूब अल खाली मरुस्थल है। अब आप ये बताओ मुझे, रूब अल खाली मरुस्थल कहाँ पर है? ईरान में है। क्या चीज? ईरान, ईरान में। हाँ, और ईरान, कोई? इराक, यही है सर, सऊदी अरब वाला जो क्षेत्र है ना, रूबल हाँ, खाली अरब का क्षेत्र में बड़ा पाया जाता है, लेकिन अरब अच्छा, क्षेत्र। वो भी आएंगे क्या, दश्त कबीर और वगैरह, वही चल ठीक बोले गए। हाँ अच्छा, सही है। यह हम गर्म पढ़ रहे हैं, इतना दिमाग में आपका होना चाहिए। रूबल खाली गर्म हो गया, सहारा और कारी अब नॉर्मल आप जानते हो। उसके बाद में ये बता रहा है कि जो अर्ध शुष्क कौन कौन से हैं, जैसे गर्म मरुस्थल के गौण क्षेत्र होते हैं ना, जो जैसे अटकामा मरुस्थल पढ़ते हैं हम, उस तरीके से। और उसके बाद में ये जो हम बात करते हैं तटीय मरुस्थल, और कुछ शीतोष्ण वाले की बात करें, जैसे टुंड्रा मरुस्थल है, ये क्षेत्र के आधार पे आपको अंदाजा लग जाएगा कौन सा कहाँ का है। अगर आपको सहारा मरुस्थल, आपको पता गर्म मरुस्थल की बात कर रहा है। अब तापमान भी उस हिसाब से होगा, तापमान जितना ज्यादा गर्म होगा इतना ही अधिक तापमान होगा, और जितना कम होगा इतना ही कम होगा। ठीक है, उसके अलावा फिर इसमें आगे पोषक तत्व दे रखे हैं भाई, इसमें पोषक तत्व भरपूर एवं जैव पदार्थों का बहुत कम या न होना, मतलब इसमें पोषक तत्व आपको पता है मरुस्थल में नॉर्मल कम मिलते हैं। अब ये देखो, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जैव विविधता और मरुस्थलों के मुकाबले इसमें थार में ठीक पाई जाती है, औरों के मुकाबले जब गर्म मरुस्थलों की बात करते हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें क्या है, अब आप देखो, अब सहारा मरुस्थल में चले जाओ, कहीं भी इसमें क्या है, पोषक तत्व वगैरह ये चीजें थोड़ा कम मात्रा में पाई जाती है, उस चीज को बता रहा है। और ये चीजें हमारी नॉर्मल आप नहीं पढ़ोगे तब भी आप यहाँ से कोई क्वेश्चन बनता भी नहीं एक्चुअली, लेकिन ये समझ विकसित होती है। आगे कहता है कि भाई इसमें कौन कौन से जैसे प्राणी वगैरह, या एक से, हाँ, वनस्पति प्रजाति हुई 1 से 3 जो न्यून वनस्पति बता रहे हैं, 1 से 3 वाले को उसमें बता रहा है कि न्यून वनस्पति कुछ बड़े स्तनधारी कीट पतंगे, रेंगने वाले जीवधारी पक्षी। मतलब ये कह रहा है कि गर्म मरुस्थल में और अर्ध शुष्क में और तटीय वाले मरुस्थलों में ये विशेषता है, न्यून तो वनस्पति होगी इनमें, कुछ बड़े स्तनधारी कीट होंगे, पतंगे होंगे, रेंगने वाले कुछ जीव होंगे, पक्षी होंगे। ठीक है, उसके अलावा जो ये बात करता है चौथे नंबर की, ये बात कर जिसमें शीत वगैरह उसने दे रखा है, तो जैसे खरगोश, चूहे, हिरण वगैरह, तो ये चीजें क्या है, एक आप नॉर्मल पढ़ लो इन चीजों को, ज्यादा इससे संबंधित अपना क्वेश्चन नहीं बनेगा, बाकी आप नॉर्मल पढ़ सकते हो। वैसे जैसे अगर क्वेश्चन पूछ ले भी, रेंडियर कौन से मरुस्थल में पाए जाते हैं? तटीय में है क्या, या फिर शीत मरुस्थल में है, या अर्ध मरुस्थल में, या गर्म? अब आपको पहले तो ये पता होना चाहिए रेडियर है क्या। हाँ, रेडियर है क्या, पहले ये नहीं पता तो फिर क्या मतलब है अपन को। अब पहले तो ये पता होना चाहिए रेडियर है। कुत्ते की तरह जो हिमालय क्षेत्रों में सर गाड़ी खींचते वो, कुत्ते की तरह नहीं होते, वो हिरण की तरह होते हैं।
अच्छा। अब वो, हाँ हाँ फिर वो आपको ये पता है, सलेज गाड़ी खींचते हैं सर वो। गाड़ी हाँ फिर चलाते हैं आपको, ना वो, कुत्ते जैसी प्रजाति होती है वो बिल्कुल ही, उसके पीछे गाड़ी बांध के हाँ सामान होते हैं वो, टेगा प्रदेश अब वाले। आपको ये पता होना चाहिए कौन सी प्रजाति की बात कर रहे हैं या कौन सी जनजाति की बात कर रहे हैं हम। एस्किमो जनजाति की बात कर रहे होंगे शायद आप लोग। हम्म। ठीक है, अब आपको ये पता रहना चाहिए एस्किमो कहाँ है। आप उत्तरी जिल जैसे अलास्का के जी, जस्ट ऊपर वहां देखते हैं हम, ठीक कनाडा है, के ग्रीनलैंड के पास जस्ट है। ऊपर देखते हैं, तो बिल्कुल बर्फीले क्षेत्रों की बात कर रहे हैं। तो आप एग्जैक्ट, अब जी इतना सर। ही पता है तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपको उस चीज में पकड़ होनी चाहिए, बस नॉर्मल सी बात है। अगर आपको ये नहीं पता भाई कुछ चीज, अब जो हम प्रजातियां पढ़ेंगे, क्योंकि खैर इसमें तो नहीं है शायद एनसीईआरटी में नहीं, लेकिन वो ग्रेजुएशन लेवल पे है प्रजातियों को जब हम पढ़ते हैं बहुत अच्छे से, तो कुछ चीजें वहां भी क्लियर होती है हमारी जनजाति प्रजाति वाला। ठीक है, हाँ सर। और अब इसकी बात आई गई है एस्किमो, तो कौन सी प्रजाति, मतलब कौन सी प्रजाति का है ये जनजाति, एस्किमो जनजाति है जो। मंगोलाइड है क्या? मंगोलॉयड। जी, मंगोलॉयड। ठीक है। तो बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है ये वाला, ठीक है। हम्म। अब हम पढ़ेंगे आगे घास। घास आपको पता उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है, और जो शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, यहाँ से क्वेश्चन हर बार आता है, या तो मिलान का क्वेश्चन आ जाता है, या एक को डाल देगा कि ये बताओ कहाँ का होता घास का है। मैदान है। और यस, ये नॉर्मल क्वेश्चन है। आप जब आप जैसे क्वेश्चन निकालोगे ना, आपको खुद भी पता चल जाएगा कि आधे से ज्योग्राफी में आपको ये पता चल जाएगा कि देखो एक क्वेश्चन यहाँ से फिक्स है, आपको पता चला एक कृषि पेटियों से फिक्स है। ऐसा आपको ऑटोमेटिक अंदाजा लग जाएगा कुछ चीजों का। जैसे आप कहोगे कि वेबर की थ्योरी पढ़ोगे 100% उसके बिना, जैसे आप पढ़ोगे जैसे क्या बोलते हैं माल्थस का, जैसे ये जो जनसंख्या सिद्धांत पढ़ते हैं हम, वो और जो वो है ना मैकिंडर, उसकी थ्योरी से अगर क्वेश्चन ना आए तो फिर समझ लेना कि आप पॉलिटिकल ज्योग्राफी आपकी, फिर उसमें क्वेश्चन वहीं से इंपॉर्टेंट कुछ चीजें होती है, वो चीजें खैर हम आगे भी करेंगे इस पे डिस्कस। जी, अब हम कह रहे थे हम घासों के बारे में। अब अच्छा, अफ्रीका के विशाल क्षेत्र और ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका और भारत, इसमें तो क्या मिलते हैं उष्ण कटिबंधीय। फिर यूरेशिया के कुछ भाग और उत्तरी अमेरिका में, इसमें शीतोष्ण बता रहा है जैसे स्टेपी वाले, इस तरीके से। लेकिन अब जैसे ऑस्ट्रेलिया का नाम तो दे दिया, डाउन कौन सा है, शीतोष्ण या उष्ण, और कहाँ का है, कहाँ का है शीतोष्ण। डाउन, कहाँ का है, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया का। शीतोष्ण तो कई बार कुछ, हाँ कुछ चीजें ऐसी होती है, अगर आप इसको डायरेक्ट पढ़ोगे ना, जैसे अब इसमें दे रखा है 1 नंबर की जानकारी उष्ण कटिबंधीय के माध्यम से, इसमें दे रखा है कि अफ्रीका के विशाल क्षेत्र में, और फिर कह रखा है ऑस्ट्रेलिया, और फिर कह रखा है, अब ऑस्ट्रेलिया नाम दे दिया ना। अब जैसा हमें कुछ चीजों को वैसे पता है, तो इसलिए हम इन चीजों को इग्नोर कर सकते हैं, कुछ चीजों को कि इसके हिसाब से नहीं रट सकते हम इस चीज को, लेकिन हमें पता होना चाहिए भाई कौन सा कहाँ पे क्या है, तो उस तरीके से आप कर सकते हो आराम से। ठीक है, दक्षिणी अमेरिका और भारत। दक्षिणी अमेरिका में कौन सा घास का मैदान है? वो दक्षिण अमेरिका में कपास वाला। दक्षिण नहीं नहीं, अफ्रीका में यहाँ ऐसा देखो। दक्षिणी अमेरिका की। एक तो मैं दक्षिणी पंपास का हो गया, दक्षिण अमेरिका हाँ मैं पंपास बता सर, रहा वो हूँ, है सर। अर्जेंटीना का पंपास हो गया एक तो, पंपास और और कंपास। हाँ और एक कंपास है, कंपास ऐसा कुछ ही है। नहीं, अब मेरे क्वेश्चन जी नहीं समझे आप। जब एक एक नंबर को एक नंबर के सामने लिखा हुआ है, वहाँ अफ्रीका है, ऑस्ट्रेलिया है और दक्षिणी अमेरिका है, तो यहाँ पर पंपास आएगा या ब्राजील वाला वो आएगा कंपास? नहीं, जो पंपास तो वो तो कंपास ठंडा आएगा है, ब्राजील वो तो वाला। ठंडा है, पंपास तो ठंडा ब्राजील है। है फिर तो उसके कंपास। अलावा जो हाँ बच गया वो उसी में है, उष्णकटिबंधीय। हाँ, हाँ ब्राजील वाला। ब्राजील वाला सही है। जी सर। अब ठीक है, जैसे उसके अलावा यूरेशिया कर दे रखा वेल्ड स्टेपी वाला, हाँ वेल्ड है वेल्ड हो गया, वो। हाँ अफ्रीका, वो साउथ तो अफ्रीका का है अफ्रीका का है। वो, कौन सा है वो, ठंडा है। ठंडा है। कैंटरबेरी कहाँ का है? अब न्यूजीलैंड का। कैंटरबरी न्यूजीलैंड का, ये भी ठंडा है। न्यूजीलैंड का। अगर आपको हाँ अक्षांश देशांतर का थोड़ा जैसे पता नहीं भाई, ये ऑस्ट्रेलिया से भी जस्ट नीचे है, और ऑस्ट्रेलिया से मकर रेखा गुजर रही है, इसका मतलब आयन रेखीय भागों से बाहर है, तो हो जाएगा कि भाई शीतोष्ण वाला आ गया हमारा, ठंडे वालों में। ठीक है। एक एक डेनमार्क जी, में नहीं है क्या? एक डेनमार्क में है ना घास का मैदान, क्या नाम है उसका, याद है क्या? कुछ तेज वगैरह। हाँ, पुस्ताज। पुस्ताज जी, हंगरी में है। तो हाँ पुस्ताज वो यहाँ हंगरी वाला डेनमार्क वैसे वो में। मिक्स होगा, कुछ वो क्या है कि स्पेशल नहीं बोल सकते हम उसको, क्या कभी वो हंगरी वाला कुछ तेज बोल देते, कभी उसको थोड़ा बहुत वो है, लेकिन एग्जैक्ट आपको मेन तो क्वेश्चन यहीं से आ जाता है, लेकिन नहीं आता फिर वो मिलान में वो जरूर आता है कुछ तेज वाला, 100%। मिलान वाले बहुत अच्छा देता है। सही है सर। जी, तो ये चीज, और एक मैं कह रहा हूँ नॉर्मल क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन वो आते हैं जो स्थानांतरित कृषि किसको कहाँ पे क्या कहा जाता है, मेपा कहा जाता है, वो वाला क्वेश्चन 100% हर बार आता है एक क्वेश्चन। तो वो तो कुछ आता क्वेश्चन ही तो है। ऐसे जो फिक्स है, तो ऐसे है।
तो ये चीजें हमें जब हम रेगुलर चीज पढ़ते रहते हैं तो कुछ अंदाजा रहता है, आप सभी को पता है चीज। अब हम पढ़ रहे हैं इसके जलवायु संबंधित कुछ कारकों को पढ़ रहे हैं कि गर्म उष्ण जलवायु, वर्षा कैसी होगी यहाँ पे 50 से 12.5 सॉरी 500 से 1250 मिलीमीटर, और उष्ण ग्रीष्म एवं शीत ऋतु वर्षा का इतना, ये अंतर बता दिया इन्होंने। फिर इसका जो मृदा बता रहा है कैसी रहेगी, ये कह रहा है सेरंध्रित मृदा के साथ ही ह्यूमस की पतली परत होती है। ह्यूमस तो वैसे नॉर्मल कम पाई जाएगी क्योंकि वहां पे जब जैविक पदार्थ ही नहीं है तो नॉर्मल। फिर इसमें अगला बाद में इसमें जो प्राणी वगैरह कौन कौन से, घास पेड़ में लंबी झाड़ियां पाई जाती हैं। अब ये चीजें ऐसी हैं कि झाड़ी वगैरह नाम आगे आपको पता कहाँ की हो सकती है। जिराफ, अच्छा जिराफ की इतनी लंबी गर्दन क्यों है, हम पहले पढ़ते हैं जब बचपन साइंस वगैरह पढ़ाते हैं कि भाई जब कई मेंटल वगैरह का नियम वगैरह पढ़ेंगे तो इस वजह से, वो तो आप समझते हो। जेबरा, भैंस, चीता, लकड़बग्गा, हाथी, चूहे, सांप, और कुछ ऐसे भी जीव हैं जो कहीं और जगह भी पाए। ऐसा नहीं है कि चूहे मान लो यहाँ पा रहे तो कहीं और जगह नहीं, वो तो क्या है स्पेशल, जैसे किसी चीज के लिए जो कोई रहता है उसी को पूछता है इंडिकेट करके, वो ऐसा तो नॉर्मल है। अब इसमें कुछ जैसे वृक्ष दे रखे, ओक है कहीं वृक्ष, ओक, ये घास वगैरह के मैदान बता रखे हैं इसमें इस तरीके से। फिर हम आगे आएंगे जलीय भाग जी। ऊंट का नाम ही नहीं आया वैसे। ऊंट का नहीं है, घोड़े वगैरह शेर वगैरह क्या क्या दे रखा गई, लकड़ी की वृक्ष। अब कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको नहीं आएगी, लेकिन अब एनसीईआरटी में कुछ चीजों को उनको पता है कि ये राजस्थान के बच्चे हैं तो थोड़ा सा समझ जाए। सही है सर। ऐसा ही मान सकते हैं। हाँ। अब इसमें कई चीज दे रखा है। अब इसमें जलीय में जैसे जल का, अब जल में आपको पता है ताजा जल कहाँ मिलेगा, नदियों और झीलों वगैरह में मिलेगा, जो सरिता वगैरह हम देखते हैं नॉर्मल सी। और कुछ अन्य आर्द्र भूमि भी है कुछ ऐसे। और समुद्र जल कहाँ मिलेगा, समुद्रों में, महासागरों में, लेगून, ज्वार नद, मुख, ये जो हम पढ़ चुके हैं, भित्ती वगैरह। तो उसके अलावा इसका जो तापमान बता रहा है कि 1 से 2 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में विविधता, वायुदाब और आर्द्रता अधिक पाई जाती है। आर्द्रता अधिक क्यों पाई जाएगी, क्योंकि हम बात कर रहे हैं किसकी, भाई समुद्र के आसपास के क्षेत्र में वहाँ आर्द्रता वैसे पाई जाएगी। जहाँ जल की बात कर रहे हैं, जहाँ जल होगा वहाँ आर्द्रता पाई जाएगी, तो उस हिसाब से चीजें नॉर्मल। फिर आगे इसमें मृदा दे रखी है, जल से दलदली हो जाता है क्षेत्र, जितना ज्यादा वो होगा, जैसे हम तराई प्रदेश को पढ़ते हैं ऐसे हम यहाँ की बात करेंगे। जो आप अमेजोन के जंगल में, वहाँ इतना दलदल है अंदर, तो वो ऐसा नहीं है कि वहाँ पानी पानी है तो दलदल तो होगा ही, नॉर्मल सी बात है। एनाकोंडा वगैरह वहाँ पे पाए जाते हैं, हाँ मगरमच्छ वगैरह बिल्कुल। भी। तो उस तरीके से अब आगे इसमें शैवाल वगैरह और अन्य जलीय समुद्री पादप जो अच्छा, अब शैवाल संबंधित आ गई। अब शैवाल नाम आते आपको पता होना चाहिए, तो कितना डिग्री तापमान चाहिए, और ये मतलब जैसे महाद्वीप के पश्चिम तट पर ज्यादा पाए जाते हैं या पूर्वी तट पर ज्यादा पाए जाते हैं, तो बताइए महाद्वीप के पूर्वी तट पर अधिक पाए जाते हैं शैवाल या पश्चिमी तट पर? पश्चिमी तट पर तापमान है 20 से 21 डिग्री। सर पूर्वी तट पर देखो आप, पूर्वी पूर्वी तट पर ऑस्ट्रेलिया के, अच्छा ऑस्ट्रेलिया के अच्छा पूर्व में नहीं जो, नहीं, अरे महाद्वीप की तो वो पूर्वी तट हो गई सर, मैं हाँ। महासागर में सोच रहा और सर एक बेलीज, आपने नाम सुना होगा बेलीज का, हूँ। हाँ, बेलीज अगर मध्य परवाल भित्ती जी, मध्य अमेरिका में। जस्ट मैक्सिम, हाँ बिल्कुल, मैक्सिको से जस्ट थोड़ा नीचे आएंगे ना, एक देश है बेलीज नाम से, वहीं पास में ही उसी के, आप एग्जैक्ट लोकेशन देख सकते हो आपके पास। जी सर, पनामा से तो खैर काफी ऊपर है, पनामा तो बहुत नीचे आ गई, हाँ। तो उससे बहुत मतलब मिडिल में आप जो बोल रहे हैं वो सही है, ठीक है एकदम। तो ऐसे कुछ चीजें हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम पर्वतों की। पर्वतों की भाई ऊंची श्रेणी हो सकती है, ढाल कैसा हो सकता है, हिमालय रोकीज की बात करेगा, क्योंकि हिमालय के बिना पर्वत अधूरा है। फिर इधर हम उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका की बात करें, वहाँ रोकीज, रैंडीज। फिर ऐसी इस तरीके से हम बात करें तापमान व वर्षा में भिन्नता अक्षांशों के आधार पर होता है। तापमान में भिन्नता हो जाती है कई बार, जब हम पर्वत को पढ़ रहे थे कि दक्षिणी ढाल पर, उत्तरी उत्तरी जब हम गोलार्ध की बात कर रहे थे कि जो पर्वत अगर पूर्व से पश्चिम तरफ फैला हुआ है तो उसके पश्चिम जो दक्षिण वाला हिस्सा उस पर अधिक तापमान पड़ेगा, उसके मुकाबले जो उत्तरी तरफ उस पर नहीं पड़ेगा। फिर हम बरसात की बात कर रहे थे, बरसात में भी विभिन्नता लाता है, एक तो वृष्टि छाया प्रदेश बोल रहे थे हम, तो उस तरीके से है कुछ चीजें। फिर ढाल पे बता रहा है कि जो मृदा को क्या बता रहा है कि भाई रेगोलिथ से ढके हुए होते हैं इनके ढाल, जो क्योंकि आपको पता पतली परत होती है वैसे भी हम देखते हैं पहाड़ी पर्वतों पर, और इसके लिए अलग अलग कंटूर वगैरह जो कृषि वगैरह हम बताते हैं उसको, जैसे सीढ़ियों नुमा हम वो करते हैं कृषि, वो चीजें आप समझते हो। फिर आगे कहता है पर्णपाती से टुंड्रा प्रकार की वनस्पति ऊंचाई के आधार पर भिन्नता पाई जाती है। अब हम जब नीचे पर्वत से ऊंचाई पर जाएंगे तो नीचे पे पर्णपाती मिल सकता है, सब तरह के मिलेगा, ऊंचाई पे जाएंगे आपको टुंड्रा प्रकार का मिल जाएगा। ऊंचाई पे जब हमने वनस्पति चीजें पढ़ चुके हैं, तो ये आप भी समझ लो कि आपका जो इतना भी आपने पीछे चीजें पढ़ी हैं उसके बारे में एक ओवरव्यू दिया है, ठीक है। उसके बारे में ये है कि हमारी एक समझ विकसित होती है कि हाँ ये चीजें इस तरीके से हैं। जी सर।
कि वो ये मैम टेबल हो नहीं आई चुकी कल। है, इसके अलावा कोई क्या? वो साइंस वाला अगले वाला आ गया सर, कार्बन चक्र का हो गया और नाइट्रोजन चक्र हो गया ये थोड़ा। अगर आए तो ठीक है, नहीं आए तो फिर कौन सा वाला बैठ सर, जाएगा। बताओ मुझे एक बार, मेरे दिमाग में नहीं आ रहा। नेक्स्ट नहीं, नेक्स्ट इसमें आगे दो और है ना डायग्राम छोटे छोटे। डायग्राम कार्बन एनसीईआरटी में चक्र जो है। दे रखे हैं। अच्छा, कार्बन हाँ चक्र। हाँ, अब इसमें क्या नाइट्रोजन। है कि जी बिल्कुल, कि वैसे इसको ज्यादा साइंस वाला बच्चा होगा तो कुछ ज्यादा अच्छा समझाएगा, लेकिन तभी हम तो। कोई अगर बताना चाहे तो नहीं, हम अपने हिसाब से बताएंगे कि उसको कोई अगर हो कुछ प्रयास किया जाए मिलकर, हम आपके साथ हैं। जी सर। राजवाला मैम। साइंस वालों को भी देख लें यार ये, क्योंकि हमारे वैसे बाजी मार जाते हैं, हमारे साथ खड़े होते हैं, तो फिर अभी यार इतना तो आप लोगों को हेल्प करनी चाहिए हमारी। अलका मैम बता सकते हैं, ट्विंकल मैम जी बता सकते हैं, दोनों में से कोई बता सकते हैं, इनको क्या आता है। बताना है? ये साइंस में कार्बन चक्र अगर बता आपके दो। पास कार्बन चक्र एनसीईआरटी बिल्कुल। है, उसमें 15.2 जो चित्र दे रखा है कार्बन चक्र को, और एक वो बता नाइट्रोजन दो, चक्र है, दो वो चक्र हैं समझा उसमें। दो। अगर आपको थोड़ा सा इसके बारे में इंफॉर्मेशन हो तो। राजमाला मैम ने तो बोला नहीं सर। अच्छा, अरे साइंस का कोई नहीं है क्या? वो कीवी मैम थी, वो समझा देती, पर वो शायद मौज मस्ती में है। इतने नहीं आता मेरे को साइंस। चलो कोई बात चलो नहीं, कोई वैसे बात नहीं, इतना जितना नॉर्मल चीजें, वैसे हुआ अगर है। खुद अपने स्तर पे हाँ पढ़ेंगे ना तो वो हो जाएगी चीजें, ऐसा कुछ नहीं है। बस वो तो हम क्या है, थोड़ा हमें फायदा देख मिल के जाता है, भी कोई याद कर समझाता है तो सकते हमें हैं, एक। नॉर्मल है जी वैसे भी। हाँ, जैसा भी आपको उचित लगे। हाँ, तो अब क्वेश्चन कर दो सर, जी समाप्त। सर। हाँ, क्वेश्चन तो रह ही रहे हैं। निम्न में से हाँ क्वेश्चन, कौन वो जैव आप मंडल में सम्मिलित है? जी। सभी जीवित जीव। सभी भी जीवित जीव जैव और अच्छा, है अजैविक। जीव। आप सभी जीवित जीव कह रहे हो, और सभी जैव और अजैव आ सकते हैं क्या जैव जैव मंडल मंडल में? में तो सर जीवित जीव ही आया था। नहीं पक्का? नहीं 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 नहीं, जीवित जीव की हाँ, बात चल अच्छा रही। भी जैव और ये अजैविक जैव जीव मंडल पता है। है। भाई जैव मंडल में तो आप, हमने पढ़ा था अभी तीनों, वो पारितंत्र पढ़ा था पूरा कंप्लीट, आपने कहा था कि भाई तीनों का मिक्स मिला जुला रूप है वो जैव मंडल ही पढ़ रहे हाँ थे हम। हाँ। तो वो जैव मंडल किन किन से मिलकर बना था, पहले आप ये बताओ मुझे। भाई जल मंडल, स्थल मंडल, वायुमंडल, तीनों को आपने कहा एक परिमंडल है, उसको ऐसा करके पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी जीवधारियों को मिलकर ये जैव मंडल कहलाता है। हम्म, तो इसमें सभी जैव और अजैव दोनों ही हो जाएंगे। एक लाइन है, जैव मंडल में पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी जीवित घटक शामिल हैं। ये लाइन एनसीईआरटी की चौथी पांचवी लाइन है क्या, पहले पेरे में? ये वो देखो। ये ये ऊपर वाले पैरे की है ना, स्पष्टीकरण लाइन है। तो उसमें जैव मंडल के बारे में ही है सर। मैंने सभी ये तो जीवित बताया घटक था है। ना। मैंने तीन बताए थे, स्थल मंडल, वायुमंडल और जल मंडल, तीनों का एक राउंड फिगर में एक डायग्राम बनता है गोल गोल। तो छठी तीनों क्लास से जो लगभग दे रखा है शायद वो हाँ चित्र, एक बार है ना, हम देखते हैं एनसीईआरटी हाँ, वगैरह। गोल, हाँ तीनों हाँ ऐसा। गोलाकार होते हैं ना, वो सभी में। तो जैव क्या होते हैं? तो जीवित होते हैं ना। अब देखो आपका है ना, सभी जीवित जीव, अगर इनको एक ही शब्द में तोड़े ना, तो इन सभी जीवित जीवों को क्या बोलते हैं? जैव कहते हैं, जो जिंदा है। परंतु इसके अलावा जिंदाओं के साथ साथ में मिट्टी भी, खनिज भी, वो भी तो काम कर रहे हैं ना। ऑक्सीजन, हाँ, ऑक्सीजन में कोई फिर वो जान, फिर वो जान थोड़ी है फिर ना। लाइन वो तो प्रश्न यही से उठा है सर, जैव मंडल में कौन अरे शामिल है? आप, शामिल मतलब सम्मिलित। तो इसका मतलब जैव मंडल में पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी जीवित घटक ही शामिल है। ये लाइन स्पष्ट दे रखी है इसमें, आप देखो इसमें। तीन मुख्य परिमंडल में 1 2 3 4 5 6 होते हैं 7वीं लाइन आकाश पढ़ो सर, स्टार्टिंग से मैं समझ 7वीं गया, लाइन। मैं समझ गया। मेरे ख्याल से तो यही आंसर होना चाहिए, बाकी आप देख लो सर। जलमंडल में पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी जीवित घटक शामिल हैं। पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी जीवित घटक हैं, सभी पौधों में शामिल हैं। और जीव और अजैव है ना, दोनों ही शामिल आएंगे इसमें। उसके चारों तरफ। अब मैम इसको आगे और पढ़ो थोड़ा सा आप, इसमें और इसमें से ये दे रखा है कि इसका आसपास चारों तरफ जो पर्यावरण है वो पारस्परिक अंतर संबंधित है, इस तरीके से अधिकतर जीव मंडल, स्थल मंडल भी मिलते हैं वो चीजें। अब वैसे तो यार मेरे हिसाब से तो स्पेशल तो वो नहीं होना चाहिए, जीव मंडल तो कंप्लीट उससे मिलकर बनता है, वैसे तो जीव मंडल की बात कर रहा है, लेकिन चलो मैं अगर। आपसे क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। तापमान और वर्षा
और मृदा क्या जैव मंडल में आती है क्या? आती है सर। आती है तो फिर वो तो जिंदा तो नहीं है। फिर वो किस में शामिल होगी? मैंने अभी 3 शब्द बोले हैं ना, वो किस में शामिल होगी? वो अजैव में शामिल होगी, क्योंकि वो जिंदा नहीं है, सांस नहीं लेती वो। सारे जीव जंतु अभी भी ऑक्सीजन हर का जैविक ऑक्सीजन संसाधन जो लेते है हैं। जैविक संसाधनों पर वो संबंधित होते हैं ना, उससे प्रभावित होते भी है, प्रभावित करते भी है, वैसे भी होता है। इसका सी नंबर ऑप्शन आएगा, सभी जैव व अजैव जीव। एक बार सर इसको ना हम एक बार और देख लेंगे, हो सकता है कुछ चीजें ऐसा लग रहा हो कि भाई नहीं हो भाई, अब हमें तो ये लग रहा था, लेकिन हो सकता है। अभी मैं सर उसको पासबुक को जस्ट मैंने खोला है, जैसे अपने संजीव पासबुक आती है ना, उसमें इसमें पहले का आंसर डी दे रखा है, मतलब सभी जीवित जीव दे रखा है। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि क्योंकि एनसीआर उसमें पासबुक वाले ने भी ये डाल रखा है, तो मैम कह रही है हो सकता है इस बात सही हो, क्योंकि तो इसलिए हम इसको थोड़ा सा होल्ड रख के इसको और अच्छा स्पष्टीकरण कर ले लेंगे हम। ठीक है। ठीक है। ये कहते हैं कि उष्णकटिबंधीय घास के मैदान निम्न में से किस नाम से जाने जाते हैं? हाँ, ये क्वेश्चन अपना है, ये क्वेश्चन अपना है। अब आप ये नहीं, आप ये बताओ पहले प्रेरी कहाँ पे है, स्टेपी कहाँ पर है और सवाना कहाँ पर है? प्रेरी जब हम प्रेरी तो उत्तरी अमेरिका में, उत्तरी अमेरिका और कनाडा जी। में प्रेरी है, और स्टीपी यूरेशिया जी। के अंदर है, यूरोप एशिया। और हाँ, ये सवाना है दोनों, वो अफ्रीका में। हाँ अब ये दोनों तो हो गए उच्च अक्षांशों पर, और ये सवाना बच गया अपना अफ्रीका वाला। ठीक है, निकाल दिया इसको। ठीक है, अब कहता है कि चट्टानों में पाए जाने वाले लोहांस के साथ ऑक्सीजन मिलकर निम्न में से क्या बनाती है? भाई लोह आयरन ऑक्साइड। और क्या बोल, आयरन ऑक्सीजन। हाँ, अच्छा इसको और क्या बोल सकते हैं अपन इसका नाम? अच्छा, जो लोह पे जंग लगता है वो किस वजह से लगता है? इसी के ये आयरन ऑक्साइड। वो Fe इसको बोलते हैं ना, तो वो ठीक है बनता है ना Fe। अभियोत्री। जी, तो आपका कहने का मतलब ये है तीसरे में मतलब हम आयरन ऑक्साइड को मान ले, है ना? जी सर। ठीक है, चौथे को देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के दौरान प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड जल के साथ मिलकर क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड प्रकाश की उपस्थिति में, हाँ, जल के साथ मिलकर क्या बनाता है? कार्बोहाइड्रेट। जी सर। जी सर, आप जब बोल रहे थे कि हम कार्बोहाइड्रेट वगैरह के बारे में बात करते हैं, वो चीजें उस तरीके से, तो वही चीज है। सही है। और कार्बोहाइड्रेट सबसे ज्यादा अपन ऐसे नहीं कहते हैं कि जैसे क्योंकि शरीर के लिए जरूरी है चीजें, कुछ तत्व होते हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट सबसे ज्यादा, मतलब जैसे हम केला, खिलाड़ी तुरंत केला खाते हैं, क्यों खाते हैं? क्योंकि कार्बो ऊर्जा जो मिलती है ना कार्बोहाइड्रेट वाली, वो जल्दी, जिस कुछ ऐसे फल वगैरह होते हैं जिनसे तुरंत मिल जाती है, तो केला वगैरह खाते हैं। केला को भी ऐसे बोलते हैं बहुत जल्दी कार्बोहाइड्रेट की मात्रा है, कुछ साइंस वाले ज्यादा जानते हैं इस चीज को, ऐसा हमने पढ़ा सुना कभी बचपन में, तो ऐसे याद है थोड़ा सा, बाकी चीजें वही है। तो इसके बारे में हम जी सर पढ़ चुके हैं। और हाँ सर, जो आप ये पूछ रहे थे, एक तब वो बातें चल रही थी कि एक पारिस्थितिकी शब्द की बात कर रहे थे आप, और कुछ उसके बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। एक तो होता है पारिस्थितिकी शब्द, जो इसमें भी दे रखा था, वो अर्नेस्ट हेकल वाला, जो 18 इकोलॉजी, हाँ इकोलॉजी बोलेंगे जिसको। एक होगा इकोसिस्टम, पारिस्थितिकी तंत्र, वो होता है टांसले या टींसले, मतलब एजी शुरू में, उसका एजी शॉर्ट में, और थर जॉर्ज के वहाँ, ठीक है, उसको टांसले या ऐसे कह सकते हैं, टींसले। ठीक है, एक सर इसके अलावा फिर मानव जोड़ा है इसके बाद में, जो हमारे आजकल ज्योग्राफी में हम कुछ चीजों में पढ़ते हैं इन चीजों को, मानव पारिस्थितिकी शब्द, ये किसने दिया है? ये एलन स्वेलो रिचर्ड्स ने दिया है। ये मानव पारिस्थितिकी शब्द की बात कर रहा हूँ, लेकिन हमारे जो इसमें जो मुख्य रूप से चीज आई थी वो इकोलॉजी आई थी। इकोलॉजी का शब्द अर्नेस्ट हेकल ने दिया था, और पारिस्थितिकी तंत्र जो बाद में तंत्र पूरा बता था वो टांसले वाला, दो गए। और मानव को जोड़ते ही रिचर्ड्स की, मतलब एक शब्द दिया रिचर्ड्स ने। लेकिन अब इसी में मानव से, ये तो शब्द की बात करिए, एक संकल्पना दी, बस ये चार ही बता रहा हूँ मैं आपको। वो है ना बेरोज, एच बेरोज, हरलेन बेरोज भी बोल देते हैं उसको। और बेरोज का तो कई बार क्वेश्चन आता रहता है, हम देखते हैं कहीं न कहीं क्वेश्चन आता रहता है, मानव पारिस्थितिकी की संकल्पना किसने दी है। और जब हम पढ़ते हैं कि उसमें पढ़ते हैं ना, थॉट में पढ़ेंगे इस टॉपिक को शायद हम, कि कुछ जैसे व्यवहारवाद, उसके साथ साथ ये चीजें कुछ हैं, कुछ नए शब्द, जैसे मान ले होता है कि कुछ नवीन शब्दों के बारे में ऐसा कुछ जानकारी, शायद टॉपिक के नाम याद नहीं आ रहा मुझे प्रॉपर, उसमें है नवीन प्रवृत्तियां, ऐसा कुछ शब्द है। तो भूगोल में हाल ही में
कुछ प्रवृत्तियां हैं, कुछ उस ऐसे शब्दों से जुड़कर कई ऐसे शब्द यूज किए जाए। मैंने पिछली बार कई बार क्वेश्चन भी आए हैं, तो उन चीजों के बारे में हम, वो तो खैर वो अपने इसमें नहीं, जैसे मानवतावाद का बहुत बार क्वेश्चन आता है, पिछली बार आया था जो मानवतावाद शब्द किसने दिया था, ठीक है, वो वाला कि उस चाइनीज टाइप में ना वो ये फूत्रत्वान, वो उसने ये दिया पुत्र, था ये। हाँ ये हाँ पुत्र। हाँ, ये क्वेश्चन कई बार आ जाता है। तो इस तरीके से चीजें क्या होती है सर, एक दूसरे से जुड़ जाती हैं। अब हम पारिस्थितिकी पढ़ लिया, इस बहाने तो और चीजें भी थोड़ी सी हम समझ ली। अच्छी आ गई, सही है सर, जी सर। अच्छे समझ में आई है। अब एक लास्ट टॉपिक रह रहा है, इसको कल कर लेंगे। आप बता रहे थे छुट्टी, तो छुट्टी कर हाँ लेना, कोई दिक्कत नहीं, हाँ, आपको 2 ज्यादा दिन की बेटर लगे। अवकाश रख लेते हैं, 27-28 को कोई एग्जाम बात वगैरह है तो। नहीं, जैसा भी लगे आपको, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, फिर वो नई बुक वगैरह अपनी शुरू होगी, फिर वो थोड़ी उसका फिर पढ़ भारत लेंगे वाली तो। निकालेंगे 11 की, है ना? नहीं नहीं, हाँ 11वीं का सेकंड पार्ट है ना वो। हाँ भारत का ही है शायद वो। हाँ जी, हाँ भारत का ही है। हाँ उसको पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। हाँ फिर तो क्या, जैसे ये बुक हो जाती है ना, तो ये बुक अपना पे बहुत बड़ी जो हमारी जो क्षमता है हमारी किसी चीज को पढ़ने की, हमारे जो विकसित कर दिया हमारे हर चीज को, तो ये काफी काम आती है, मूलभूत सिद्धांत वाली है, भौतिक भूगोल वाली। सही है। अब इसी पे हम भारत पढ़ेंगे, चाहे मृदा पढ़ेंगे, हम चाहे वन पढ़ेंगे, तो कहीं ना कहीं ये चीज, जो चीजें पढ़ चुके हैं वो वहीं काम भी आएंगी, ये चीजें उस तरीके से। और हमारी तरफ से